हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज मैं आप सभी के सामने जेई मेंस के पेपर एनालिसिस के साथ हूँ और फिजिकल केमिस्ट्री का जो एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस है, वो मैं आपको दूंगा। और इसके बाद इनऑर्गेनिक के जो पोर्शन है उसके लिए इसके बाद आपको बिट्टू सर यहाँ पे आएंगे। जो पेपर एनालिसिस किया जाएगा बेसिकली जो पिछले 2 महीने में फेब और मार्च के जो पेपर्स थे 6+6 टोटल 12 पेपर्स के एनालिसिस के बाद जो निचोड़ कर जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान आप सभी को दिया जाएगा अभी हैं। जो कुछ बातें हैं वो आपको समझ लेनी चाहिए। अब के जो बातें सर बता रहे हैं पूरा उसको फॉलो करना है और 100% मार्क्स आएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि किसी न किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो यहाँ पे बताई जाएगी चीज़ें, दैट इज़ द एनालिसिस, ठीक है। हम जो चीज़ें आई हैं अभी तक उसको बताया जा रहा है। भविष्य में हो सकता है कि वैसे ही चीज़ें घटित हो और हो सकता है कि चीज़ें घटित ना भी हो। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट हैं और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक। चलो मज़े करो। और जो बातें हैं, अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो हमारे पास जो चैप्टर्स है उसको मैंने 1 से लेके 10 तक, सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक सजाया है। यानी कि जो पहला जो आपका टॉपिक होगा वो हाइयर वेटेज का है और जो लोअर टॉपिक है वो लोअर वेटेज का है, ठीक है। और ये जो फ़ायदा होगा इस तरीके का जो सजाया गया है चीज़ों को, उसका जो फ़ायदा मिलेगा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने अभी काफ़ी कम मार्क्स स्कोर किए हैं, या आप बोलो तो जिनका मार्क्स का जो रेंज है वो 30 to 40 है। वो लोग ही इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और जो है चैप्टर्स को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पर जिनके मार्क्स अराउंड 60, 65, 70 आ रहे हैं, भाई साहब आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको पूरा केमिस्ट्री ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और खूब मेहनत लगाओ। खासकर कुछ चैप्टर्स जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया या जैसे आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया हैं, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा, इवन इंट्रोडक्शन में आपको याद करना पड़ेगा। आपके अगर आप ध्यान दो, गो टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपको उसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कब कुछ दवाई का नाम पूछ लिया जाता है तो अब क्या करोगे, याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी है इसमें, है, ठीक। तो जो आपको कुछ चैप्टर्स हैं, जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, उसको तो याद करने पड़ेंगे। पर ये बात मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके ऑलरेडी 65 to 70 मार्क्स आ रहे हैं। पर भाइयों और बहनों जिनके मार्क्स जो है 25, 30, 40 जो स्ट्रगल कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उनके लिए जो है ये एनालिसिस देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एनालिसिस साथ में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताता चलूंगा जिस पे आप ध्यान दो, हो सकता है उस पर ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक चैप्टर है, शुरुआती करते हैं 11th पार्ट से। नहीं तो 11th पार्ट में आप देखते हो सबसे बेसिक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इस साल जो टोटल 12 अटेम्प्ट्स अगर आप हमारे पास थे मार्च एंड फरवरी में, दोनों को मिला दो तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। टोटल 22 से भी ज़्यादा सवाल पूछे गए। स्ट्राइक रेट इज अराउंड कितना हो गया, 190 के आसपास का है, ठीक है। सो 22 से ज़्यादा 22-23 क्वेश्चन थे, वो किससे थे, मोल कॉन्सेप्ट से थे। और ये सबसे पहले पायदान पे पहुंच गया है, कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, या बेसिक कॉन्सेप्ट आप बोलते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा वेटेज है। मैं पहले चैप्टर्स के वेटेज बता रहा हूँ, इसके बाद उस पार्टिकुलर चैप्टर में और कौन से टॉपिक्स है जो आपको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे है, ठीक है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो बातें आती है वो आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग टोटल 12 पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये बातें कर रहे हैं। 12 पेपर्स हमने एनालिसिस किया है और उसमें आपको मिलेगा कि मोल से आए हैं ऑलमोस्ट 22+ प्रॉब्लम्स। अगर आप बात करो किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके आए हैं ऑलमोस्ट मोर देन 50+ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके।
इसके बाद आगे बात बढ़ते हैं। इसके बाद आती है बात किसकी बताओ? इसके बाद आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 12th पार्ट, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें आपके 12 या उससे ज्यादा सवाल आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका चौथे पायदान पे जो चैप्टर आपका घूम रहा है वो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर। इससे भी ऑलमोस्ट 12 सवाल पूछे गए। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है बड़ा आसान सा चैप्टर, आपको लेक्चर्स में भी बता रखा हूँ कि जो चैप्टर है आसान सा चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक चीजों को समझना होता है, पूरा चैप्टर आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम है उससे पूछे गए हैं। एक्चुअली इससे मोर देन 15 सवाल पूछे गए हैं भाई, 15 से ज्यादा सवाल पूछे गए। मैं इसको चौथे पायदान पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का वॉल्यूम ज्यादा है और वॉल्यूम के हिसाब से 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो फाइन, चौथे नंबर पे इसको मैंने रखा। इसके बाद आपको मोल पूछा गया, एटॉमिक पूछा गया, सॉल्यूशन पूछा गया, केमिकल आयनिक पूछा गया। देख लो ना भाई साहब, तीनों को जोड़ के तो ऑलरेडी आपके पास अराउंड 40, 44, 45 क्वेश्चंस जो हैं ये टोटल 4 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है ऐसे चैप्टर्स के आने की। इसके बाद जो है आपका जो अगला चैप्टर है वो 5वें पायदान पे है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, इससे आपके सवाल आए हैं अराउंड 11। ठीक है, 11 सवाल पूछे गए हैं टोटल 12 सवाल में से, तो स्टैकेट अराउंड 100, यानी कि हर पेपर में एक ही क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इस केमिकल काइनेटिक्स में जब हम थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में कुछ ही ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली आपके इक्विलिब्रियम में कुछ ही ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार वहीं से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो छठे पायदान पे हैं वो है, आपको थोड़ा सा अचरज होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और नीचे कैसे आ गए, इतना बड़ा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स क्या है, छठे पायदान पे आ गया है। इतना बड़ा चैप्टर, टीडियस चैप्टर, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बट इस चैप्टर के अंदर 6th पोजीशन। ठीक है, तो 6th पोजीशन पे है और इससे करीब 8 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 12 पेपर में 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ कि वो बंदा इस समय पे जो बंदे थर्मोडायनेमिक्स ने को छुआ तक नहीं है, हम रियलिटी की बात करते हैं, आप में से कुछ महान ऐसे होंगे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को अभी छुआ नहीं होगा, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या कीजिए, जाइए थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करना सीख लीजिए, वर्क डन का को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1-2 प्रोसेस में वो सीख लीजिए। इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप बस बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे। किन के लिए? जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का नाम आज तक नहीं सुना है, और जो पढ़ रखे हैं उसको तो कोई अच्छी बात नहीं, आपको और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, 7वें पायदान में जो पहुंच रहे हैं, 7वें पायदान से बताओ कौन सा चैप्टर होगा? 7वें पायदान पे है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री में बड़ा ही कम ऐसे चैप्टर देखने को मिलते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, दैट इज द वन सरफेस केमिस्ट्री। इसमें भी मैं बताऊंगा कि एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री कितने नंबर पे है? 7वें। इसमें भी करीब 6 से 7 सवाल पूछे गए थे, 6 से 7 सवाल से ज़्यादा पूछे नहीं। दिस द क्वेश्चन नंबर्स, राइट इट, दिस क्वेश्चन नंबर्स कितने पूछे जा रहे हैं? टोटल 12 प्रश्न में कितने पूछे गए? Now coming to the पायदान नंबर 8, we have, बताओ कौन से चैप्टर छूट गए हैं? पायदान नंबर 8 पे कौन से चैप्टर को रखा जाए? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। इससे भी अराउंड 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया। अब आपको और ज्यादा अचरज होगा कि एक और वॉल्यूमिनस चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9वें नंबर पे आया है। इतना बड़ा चैप्टर है और 9वें नंबर पे आया है। 12th पोर्शन में ध्यान से देखो, 12th पोर्शन में कैनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वॉल्यूमिनस है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके 9वें नंबर पे आया है। क्यों आया है? इससे काफी कम सवाल पूछे गए थे।
ठीक है। और सबसे अंत में 6 या 7 क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और सबसे अंत में आता है आपका गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट से कितने सवाल पूछे गए? मात्र 4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटीज हैं। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी। पेपर आपके फरवरी एंड मार्च, इन दोनों के पेपर के आधार पे हम बातें कर। ठीक, ओके। सो अब देखो ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रो, ये गैसियस, ये सॉलिड, ठीक है, ये तीनों, खासकर अगर बात करो किसकी, इलेक्ट्रो की बात करो। इलेक्ट्रो काफी बड़ा है, बहुत लोगों को थोड़ा सा तन्हाई लगता है पढ़ने में, मुश्किल होती है पढ़ने में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं छुआ है, जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उल्टाते ही पागलपन लगता है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ, वैसे को मेरा ऐसा निवेदन है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दीजिए। ठीक है, या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कीजिए, नर्स्ट इक्वेशन है उसको एक बार जाके देख लीजिए, या आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना समझ लीजिए। अरे इतना तो आता होगा ना कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कौन से पे रिडक्शन होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जाके समझ। चलिए, जो है इन सारी चीज़ों को विस्तार से तो हम जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर को समझेंगे, वहाँ पे आपको विस्तार से तो मैं बताता ही चलूंगा। चलिए, सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 है मोल कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट की और बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना चाहिए 3 बेसिक टॉपिक्स, 3 बेसिक टॉपिक्स। पहला टॉपिक क्या होता है, इसमें आता है आपका मोल एनालिसिस, मोल एनालिसिस। ठीक है, और एक आप बहुत कुछ चीज आप वीडियोमेट्री के अंतर्गत भी पढ़ते हो। मोल एनालिसिस में क्या है, मोल एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको एक रिएक्शन दे देगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद दे विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, they will ask about products, or they will give you the amount of products, they will be asking about reactants। ठीक है, तो यूजिंग मोल एनालिसिस आप क्या करते हो, क्या करते हैं, ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं, एंड इसी के आधार पे बहुत सारे कैलकुलेशंस, रिएक्शन के कैलकुलेशन हो सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन हो सकते हैं कि एक हमने डब्बा लिया, कंटेनर लिया, उसमें गैसेस भर दिए हैं, इसको हमने क्या किया है, कंबशन करवा दिया है, तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा, एंड सो ऑन। क्लियर। एंड अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो पूछे गए थे दैट वर फ्रॉम कॉन्संट्रेशन टर्म्स, concentration terms, very important, molarity, normality, molality, mass परसेंट, मोल परसेंट, ये सारे चीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए था, मोल एनालिसिस अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छा से है, और अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में आप जाइए, मोल एनालिसिस करना सीख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, गिवन अमाउंट, गिवन मास, गिवन सॉल्यूट अगर है आपका, तो उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना मोलैरिटी होगी। ठीक है, उसके बाद मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी में कैसे बदलेंगे, मोलैरिटी से मास परसेंट में कैसे बदलेंगे, अगर वो आपको पता है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आ रहा है, आपको ये पता है कि कौन सा जो आपका स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्पेसीज रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको पता चल रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको KMnO4 का इतिहास पता है, K2Cr2O7 का इतिहास पता है, फेरस ऑक्जेलेट Fe2C2O4 इसका इतिहास पता है, और क्या होता है थायोसल्फेट Na2H2O3,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके एग्जामिनेशन पेपर में ये अपीयर हुए थे। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी मैं इन चैप्टर्स के साथ डील करता हूँ मैं रिपीट करता हूँ कि KMnO4 बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, K2Cr2O7 बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, कैसे ये जा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपने इतना किया होता तो आपके सारे के सारे 22 से ज़्यादा सवाल आराम से सॉल्व हो जाते, यानी कि ऑलमोस्ट 2 सवाल हर पेपर में आ रहा है, कभी कभी 2 से ज़्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और मैं एश्योर करता हूँ कि आने वाले जो आपके अप्रैल हैं, अप्रैल में भाई कहाँ से मोल कॉन्सेप्ट से बच के जाएगा कहाँ, उनको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा यहाँ से, है। रेडॉक्स एक अपने आप एक महान चैप्टर है, ठीक है, तो इनसे तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अब एनालिसिस की पार्ट यहाँ पे खत्म हुई मोल कॉन्सेप्ट के लिए। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है अच्छे से तो आप जाइए यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनाइए, और यहाँ से जितने भी अननोन कंपाउंड आपको दिख रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। KMnO4 K2 और K2Cr2O7, KMnO4 का रिएक्शन Fe2C2O4 के साथ करवाइए, इनका रिएक्शन इसके साथ करवाइए, इनका रिएक्शन इसके साथ करवाइए, डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आपको कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, यानी कि आपको अच्छे से रिएक्शन बैलेंस करने आना चाहिए था, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिस हैं वो आप कर लीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो चैप्टर है हमारा दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, फिर से 3 जो है मेन टॉपिक्स, 3 भागों में उनको मैंने बांटता हूँ। क्या है, पहला तो है बड़ा ही पुराना इतिहास वाला सवाल, ये कम इंपॉर्टेंट है, इतिहास वाला, तो मैं हिस्ट्री लिख देता हूँ। हिस्ट्री बोले तो मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स, तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, इससे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं। रुदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल किया, कौन से पोस्टुलेट्स थे, कैथोड रे के बारे में पूछ लेगा, कैथोड रे की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, एनोड रे की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, isn't it? ओके, सो इसके बाद ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आया था वो था बोर्स मॉडल। अब बोलते हैं बोर्स मॉडल से क्वेश्चन तो था नहीं भैया, था। जितनी जो आपके रिलेशंस निकल के आते हैं, क्या रिलेशन थे बताओ मेरे, एनर्जी का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, रेडियस का रिलेशन, किसके साथ, नंबर ऑफ शेल के साथ या एनर्जी लेवल के साथ, और इजेड के साथ। उसके बाद डी ब्रोई वेवलेंथ, यहीं पे क्या था, इसकी जस्ट बात था, डी ब्रोई वेवलेंथ। डी ब्रोई वेवलेंथ, वो आप बोलोगे सर डी ब्रोई वेवलेंथ बड़ा आसान सा है, आराम से हम कर सकते हैं, पर वही पूछेगा जब आपसे कि आपको पी नहीं, आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बताना है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन और आसान से बता सकता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एनर्जी बताए हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताए हैं, पर एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप एनर्जी को किलो जूल में बताइए। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स को क्लियर नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल में आपको कन्वर्सन अगर नहीं आ रहा है तो आप अभी अभी +4 जो मार्क्स है वो गवा दिए हैं। बड़ा ही आसान सा कन्वर्जन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल का कन्वर्सन करना था, और यही एक क्वेश्चन था आपके प्रीवियस पेपर में, ठीक है। इसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो थर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटम मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलिए, उसमें क्या होता है, आपके डिफरेंट क्वांटम नंबर्स n, l, m, s, ठीक है। क्वांटम नंबर्स आपको समझ में आने चाहिए थे, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया गया था कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया था, आपके मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिए गए थे। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक मोमेंट तो बड़ा आसान सा है, वो तभी आसान रहेगा जब एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बट बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो आपको आना था।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको एलिमेंट्स के आते हैं, जैसे कॉपर +2, बताइए इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कॉपर +2। अब कैसे पता करेंगे? मुझे कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यूजिंग दैट मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए, और उसके बाद मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। कैसे पता होगा? अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना क्या क्या चाहिए? अगर मैं फिर से चीज़ों को बता रहा हूँ, वैसे बंदे जिन्होंने बस ऊपर से ही पढ़ा है, हल्का सा ही पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी जाके क्या करना है? अभी जाइए बोर्स मॉडल को देखिए। बोर्स मॉडल को देखने के बाद आपको करना क्या है? आपको एनर्जी का रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? n by z होता है कि z by n होता है? नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन गलती कर देगा, इसीलिए z स्क्वायर n स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? -30 माइनस क्या होता है? 13.6 होता है कि नहीं? तो 13.6 को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? सिमिलरली वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा आपके n और z के साथ? सिमिलरली रेडियस का रिलेशन क्या होगा आपके n और z के साथ? ये अगर आपको पता है तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थर्ड शेल में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, तो बताइए कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम के 9th शेल में घूम रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो उसका रिलेशन यहीं से आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद ये बातें कि हमने मोल कॉन्सेप्ट की, ये बातें कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। दोनों मिलके अगर आपने सॉल्व किया अच्छे से, तो दोनों मिलके आपको मोर देन 30 क्वेश्चंस बना रहे हैं, नहीं 30 क्वेश्चंस दोनों मिलके बना रहे हैं। ओके। इसके बाद हम बात करने चल रहे हैं सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपको ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं पूछा गया, सॉल्यूशन में आपको ये पूछा गया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा पूछा गया। क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता, कौन सा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई, मैं बताऊंगा इसका मतलब आई, उसके बाद क्या था? m इंटू के बी, क्वेश्चन सॉल्व था। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ, क्वेश्चन सॉल्व था। अब क्वेश्चन को घुमाया कैसे इन्होंने, ये देखिए। क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने? आई की वैल्यू आपसे जबरदस्ती कैलकुलेट करवाया है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो गया ना कि आई कैसे कैलकुलेट करें, तो क्वेश्चन भैया यही दिक्कत लेने वाला है। तो आपको पढ़ाव कैसे कैसे थे? आपको तो पहले फॉर्मूला ये दोनों पता होना है। जिन लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा है या जिन लोगों ने कम पढ़ा है, उनके लिए क्या है, आप जाइए पहले इन दोनों फार्मूला को रट जाइए। रटने के बाद आपको क्या याद रखना है कि ये आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने क्वांटम फैक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया, क्वेश्चन बन गया, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये आई वाला क्वेश्चन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करूंगा। सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे थे? फ्रीजिंग पॉइंट से आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट से आ रहे हैं, और एक या दो जो सवाल है वो वेपर प्रेशर से पूछ रहा है। ऑस्मोसिस के क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑस्मोसिस का जो एक फॉर्मूला है वो भी याद कर सकते हो। सिंपल, पाई इक्वल टू ICRT, नहीं कंसंट्रेशन तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने आ रहा है। तो हो सकता है ऑस्मोसिस का क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो एक वही बचा हुआ है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, सॉल्यूशन के बाद जो हमारा है ये हमने देख लिया हायर वेटेज सबसे एक नंबर पे, इसलिए मैंने एक नंबर को लाल रंग लिख दिया। उसके नंबर 2 है, 2 देख लिया, तीसरा भी देख लिया, नाम भी है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। So we have chemical equilibrium plus ionic. ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, एक पेपर में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 3 सवाल पूछ लिए गए एक ही पेपर में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा ही आसान सा सवाल। अगर आप वो भी नहीं बना पाए तो भाई दुर्भाग्य है। सो क्या इंपॉर्टेंट है आपका के कैसे कैलकुलेट करें इन ऑल द सिनेरियो। अगर आपके पास K1, K2, K3 है, रिएक्शन 1, 2, 3 है, तो रिएक्शन 4 का K कैसे कैलकुलेट करें, रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। वहां भी K की बातें करते हैं।
फाइन। अगर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में कॉन्संट्रेशन गिवन है, तो वहां से यूजिंग कॉन्संट्रेशन के कैसे कैलकुलेट वो समझ में आना चाहिए। और आपको कभी कभी केसी और केपी का रिलेशन पूछा होता है, केसी और केपी के एक रिलेशन है, उसी के आधार पे दो सवाल पूछे गए थे, केसी केपी के रिलेशन पे दो सवाल पूछे गए थे हैं। तो उस सवाल को कैसे बनाएंगे, अगर आपको केसी केपी का रिलेशन नहीं पता है तो भाई खेल खत्म। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसी के आधार पे आपके करीब मोर देन 5 जो है आपके सवाल थे वो के से रिलेटेड थे। दैट इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए ध्यान से, मैं फिर से यहाँ पे अब मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, यहाँ पे ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल से सवाल नहीं पूछे गए थे, तो आप जो है ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। कौन सा, खासकर जब आपके रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले होंगे तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि जब एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा इफेक्ट दिखाता है, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने इसके साथ एड ऑन क्या किया, आप ली चैटरलियर्स भी पढ़ाई करो। इसके बाद बात करते हैं आयोनिक। आयोनिक में क्या किया गया, एक वर्ड है समथिंग कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट हर जगह आता है, जब आपने लेक्चर देखे भी होंगे तो मैंने बताया कि ये सबसे कॉमन टॉपिक है पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट हर जगह आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए आपके, जो केमिकल और आयनिक के अंतर्गत जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। क्या था, KSP जनरली गिवन, KSP गिवन इन वाटर। KSP वैल्यू आपको वाटर में दे दिया, अब पूछ रहा है कि बताइए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, अनदर सॉल्वेंट, कोई दूसरा सॉल्वेंट जहां पे कॉमन आयन हो सकता होगा, कोई दूसरे सॉल्यूशन, अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अनदर सॉल्यूशन में कैसे कॉमन आयन इफेक्ट के हेल्प से KSP कैलकुलेट करें, एक। दूसरा क्या है, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना। क्या, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना, बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना। तो बफर सॉल्यूशन के पीएच निकालने के लिए भी क्या है, जेविन का सवाल है। बफर सॉल्यूशन के पीएच के लिए थोड़ा सा दिमाग और पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। बफर सॉल्यूशन के लिए पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या है, आयनिक में सबसे बड़ी गलती करोगे कि आप भूल जाओगे फॉर्मूला। तो मैं चाहता हूं कि वापस से जाओ, केमिकल में बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आयनिक आओ तो आयनिक में क्या क्या याद होना चाहिए, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन में आपके पास जो डिफरेंट बफर्स होते हैं उसमें आपका पीएच कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ अपनी तरफ से, आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला जाके याद कर लो। फिर से उनके लिए ये बात जिन्होंने थोड़ा सा नंबर कम स्कोर किया है, क्या करना है आपको, आयनिक अगर आप पढ़े हुए हो तो आप फिर से जाइए, यहाँ पे जाके इनके फॉर्मूले को याद कीजिए, यहाँ पे जाके समझिए कि जब किसी सॉल्ट का KSP नॉर्मल वाटर में दिया होता है, उसी सॉल्ट को अगर आप किसी कॉमन आयन वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हो तो KSP क्या होता है नया वाला, वो कैलकुलेट करना होता है। ये आपके मॉड्यूल्स में भी कई सवाल होंगे इसके, मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है। आपके जो हमारे ऑनलाइन सेशन उसमें भी मैंने बताया ये चीज़ कि कैसे आप करोगे इसके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इक्विलिब्रियम। आगे बात करते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में एक फंडा अपना लो, काम खत्म हो जाएगा। काइनेटिक्स नहीं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसमें एक बड़ा ही फंडा है, वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जुड़ी हुई हर किताब पर डालो, क्या है, हिस्ट्री पढ़ो, सिविक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हर चीज पढ़ लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर अननोन रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर लग रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, के की वैल्यू पता करेंगे, टी हाफ पता करेंगे, किसी टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ये पता करेंगे। यानी कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए।
देखिए क्या होता है, जेई मेन में आपके जो रिएक्शन गिवन थे वो आपके फर्स्ट ऑर्डर थे, पर उन्होंने क्या किया था, के की वैल्यू दे दी थी। यूजिंग के आपको समझना था कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, आप कैसे समझ में आएगा, तो आप के की यूनिट को देखो, कि जो यूनिट होता है वो आपको समझा देता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स में जाइए, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो समझ में लीजिए, के कैसे होता है वो समझ लीजिए, और टी हाफ कैसे निकालते हैं, टी हाफ बटे टी टाइम एट एनी टाइम है, टी हाफ बटे टी का रिलेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे फर्स्ट ऑर्डर के, बड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट ऑर्डर के थे। ठीक, अब इसके नीचे को जो है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, अब इसके नीचे को जो थे यहाँ पे थोड़ा जोड़ लेते हैं ना, तो ये क्या हो गए 30 हो गए, 30 हो गए, और ये क्या हो गए 42 हो गए, और 42 प्लस 10 क्या हो गया 52, अराउंड 55 प्लस जो क्वेश्चन थे वो इन 5 चैप्टर से आ रहे थे। तो नीचे जोड़ के देख लेते हैं, ये क्या क्या है, 7 7 14 प्लस कितना हो गया 22 हो गया, 22 प्लस 6 28 हो गया, और ये 30 से 35 अराउंड 35 क्वेश्चन आपके नीचे के 5 चैप्टर से आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये थर्मोडायनामिक्स बड़ा है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा है, तो ये नीचे वाले पोर्शन जो है हैवी पोर्शन है। ठीक है, हैवी पोर्शन जो है ये शायद 65 है क्या, हाँ 65 है। देखो भाई, देखो कितना है ये, ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन है। तो अब इतना बड़ा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पर थर्मोकेमिस्ट्री भी छिपा हुआ कहीं पे है, तो थर्मोडायनामिक्स इतना बड़ा चैप्टर पढ़ोगे और आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, रिस्क भी है कि कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, अरे नहीं आएगा, टोटल 9 से 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आने होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, उससे 9 में से अगर 10 आपके 5 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से थोड़ी ना पूछेगा, किसने पूछेगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितने पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हैं, वहाँ पे आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, तो उन लोगों को मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको थर्मोडायनामिक्स में स्कोर करना है, अगर आपने कुछ सही चीज़ें सही से नहीं पढ़ा है, गो टू द चैप्टर, स्टार्ट रीडिंग द बेसिक्स, जो बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, डिफरेंट जो आपके क्या क्या हैं, जैसे यू है, डब्ल्यू है, डिफरेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में यू क्या होगा, या आप मान लीजिए कि आपने क्या कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें यू कैसे चेंज करेगा, तो वो बेसिक डेफिनेशन समझ जाओ, और वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ जाओ, बस। इससे ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम उन टॉपिक पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें जो ज़्यादा नंबर नहीं देने वाले। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। इसके बाद मैं करना पसंद करूंगा, सरफेस केमिस्ट्री की बात पसंद इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें भी एक ऐसा जो टॉपिक है वो काम का है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक जो आपका जो है FI, जिसको क्या बोलते हो, फेजिक आइसोथर्म। ये जो ग्राफ एक होता है, वो जो आइसोथर्म है, उसके बारे में आपको चीज़ों को समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए अच्छे से। दिस FI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल पुट इट रेड मार्क। ठीक है, अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा है तो हो सकता है 90% चांस कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, FI से आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो FI को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, दूसरा जो आपका नॉर्मल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो कोलॉइड से बनता है, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। आपने सोल के बारे में जाना होगा, चार्ज के जाना होगा कि कौन सा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, अगर हाइयर चार्ज है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेफर किया जाएगा, लो चार्ज है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेफर किया जाएगा। ऐसा ये मेरा सजेशन है, पर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, FI कोलॉइडल प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों को और अच्छे से तगड़े से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री के बाद बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको ध्यान देना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में आपको वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स एंड डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स थ्योरेटिकल टॉपिक्स, सो वर्ड्स
कोऑर्डिनेशन। नंबर, आपके पास जो डिफरेंट जो पैकिंग्स होती है, एफसीसी आपके पास है, आपके पास सीपी है, आपके पास क्या कहते हैं नॉर्मल है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये इसकी इफिशियंसी क्या है, इसकी इफिशियंसी क्या है, ठीक है। या क्वेश्चन क्या है, घुमा भी सकता है। इफिशियंसी दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सी पैकिंग हो सकती है यूजिंग सम अदर इंफॉर्मेशन। तो क्या है, क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके सॉलिड स्टेट में वो हर जगह से पूछ लिए गए थे। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में। अगर कोई पैकिंग गिवन है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ये वाली बातें क्लियर है। सॉलिड स्टेट यहाँ पे खत्म होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन वास्ट चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन भी कम आए थे, हमारे 6 क्वेश्चन ही थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो आप ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स जो है के और ई नॉट का जो रिलेशन है वो समझ लीजिए, के और ई नॉट का रिलेशन समझ लीजिए, ठीक है। दैट 2 will do। क्यों, इससे ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का, आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद आपको गैल्वेनिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स इस एग्ज़ाम में 2021 में ये नंबर सही नहीं दिख रहे हैं, पर क्या करें, रियलिटी तो यही है, ठीक है। गैसेस स्टेट अगेन देखो, गैसेस स्टेट में क्या 4 ही सवाल पूछे गए तो पढ़ना ही नहीं था। पर गैसेस स्टेट चैप्टर भी तो ऐसा है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी से सारा क्वेश्चन बन जाता है। और मेरे तरफ से आपको क्या सजेस्ट, मैं अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करूंगा, आपका जो वंडर वाली इक्वेशन है दैट इज p प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाई विद v माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, वो अकेला इक्वेशन है जो आपके रियल केस के मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, जो आपको अगर आइडियल गैस के इक्वेशन की बात करेंगे PV इज इक्वल टू एनआरटी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। एंड वंडर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेस इक्वेशन को आपको याद रखना चाहिए। वो याद रखना बहुत लोग भूल जाते हैं भाई, आपके बहुत सारे दोस्त को याद नहीं रहता। p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद v माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ, जो इस बार के जो आपके फेब और मार्च के जो क्वेश्चन थे, पेपर्स थे, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए आपके मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद आपके सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स। यानी कि ध्यान से अगर आप देखो तो मेजर पोर्शन क्या थे, 11th के थे, और जो 2 पोर्शन थे वो 12th के थे। तो अगर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर 11th का पोर्शन पढ़ ले तो काम चलेगा या 12th का पोर्शन पढ़ ले तो काम चलेगा, नहीं, आपको पूरा फिजिकल केमिस्ट्री देखना है और उसमें से उन टॉपिक्स को उठाना है जो काम के हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको मूल कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करना है, एटॉमिक को अच्छे से तैयार करना है। एटॉमिक आसान है तैयार करना, कुछ तो फॉर्मूले, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना है और उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कहाँ गया, ये 2 फॉर्मूला है बस है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा, आयनिक को, वही बात है, अगर आपने आयनिक नहीं पढ़ा है तो लफड़ा है, अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इनको गांठ में बांध लीजिए कि जो बंदे जिनके मार्क्स कम हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 40 हैं तो आपको मैं ऐसा आश्वासन देता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आज के डेट से अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो अगले जो टेस्ट आने वाले हैं उसमें आप 40 से खींच कर अराउंड 65 to 70 क्रॉस कर ही जाओगे। पर यस, आपको खुद से ईमानदार होना होगा, अपने आप से ईमानदार रहिए। किसी को दिखाने के लिए मत पड़िए कि मुझे दक्षिणा को दिखाना है, माता पिता को दिखाना है। ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो तो रिजल्ट जो है ना सबको बता देगा कि आपने क्या किया था अकेले, ठीक है। तो रिजल्ट जो है छिपता नहीं है, रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। तो यही बात है, खुद से ईमानदार रहिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन चाहिए होंगे, क्या अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, वो पूछ सकते हैं। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं।
आपके सारे फैकल्टीज आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके फिजिकल केमिस्ट्री का जो विश्लेषण हमने एनालिसिस हमने किया था यहाँ पे। इसके बाद जो बाकी के जो पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके विश्लेषण के लिए बिट्टू सर आप सभी के सामने आएंगे। हेलो बच्चों, तो जैसा कि राहुल सर डिस्कस कर चुके हैं कि यार फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज जो है दी गई है आपके फेब और मार्च अटेम्प्ट में, उसी तरीके से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी देखेंगे। और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स मान लीजिए भाई 30 से 40 वाली रेंज में है, तो उनको स्पेसिफिकली जो चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है उन पर फोकस करना है। वो अगर आपके हो जाते हैं तो आप जाइए उन चैप्टर्स पे जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन जिनके मान लो ऑलरेडी 60-70 की रेंज में आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि उन्होंने तो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो उनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। हाँ, जो रटने वाले चैप्टर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ही अच्छे 90 सिक्योर करना चाहते हो अपने लिए, तो आप जरूर उन चैप्टर्स को पढ़िए ताकि आप इधर से सुनिश्चित हो जाएं और आराम से जो है हम जे एडवांस से फोकस कर सकें। चलिए, तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले करते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक लेंगे, और इसमें भी पहले वो चैप्टर्स जिनकी ज़्यादा वेटेज रही है। ज़्यादा वेटेज से क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो आपका हर एग्जाम में आएगा ही, हर एग्जाम हर शिफ्ट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मान लो आपकी 6 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ना आए, ठीक है, लेकिन 5 शिफ्ट में आया है। अगेन दिस इज एनालिसिस ऑफ योर फेब एंड मार्च, है ना, नॉट नेसेसरली कि आपका अप्रैल में भी ऐसा ही हो, बट अगेन दिस इज एनालिसिस, ऐसा होना चाहिए, है ना हो तो चलो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ है उसके बेसिस पे हम उसका बेस्ट यूज जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पहले बात करते हैं 11th के चैप्टर्स से। बेटा 11th के चैप्टर्स में आपका जो है जहाँ से क्वेश्चन एक आया ही आया है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन आया ही आया है हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट। और दूसरा चैप्टर आपका हो गया प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारी बातें कर रहे हैं, चाहे आपके वो टेस्ट्स हों, है ना, आपका टोलन टेस्ट हो गया, आपका लुकास रिएजेंट हो गया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया, ये वाले टेस्ट हों, या फिर आपका लसाइन टेस्ट हो गया, ठीक है, वो वाली बातें हो गई, या फिर आपका प्यूरिफिकेशन मेथड्स हो गए, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी हो गई, या फिर आपका हो गया डिस्टिलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा हाइड्रोकार्बन्स हो गया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो इन दो को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन मतलब दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन पके पकाए हैं, तो इनको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके अलावा 11th में क्या और कोई और चैप्टर, क्या सर जीओसी से इस बार कुछ खास नहीं आया? जीओसी से उतना नहीं आया, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जीओसी को भी स्किप करते हैं। तो हमने कहा, और तीसरा चैप्टर आपका हो गया बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सब कुछ पूछा है ना, चाहे आप एयर पोल्यूशन की बात करो, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात करो, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन की बात करो। सॉइल में आई थिंक नहीं आया, लेकिन एयर वाटर में काफ़ी ज़्यादा आया है। एयर पोल्यूशन में चाहे आप फोटोकेमिकल स्मोक की बात करो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, वाटर पोल्यूशन में आप भी है ना एसिड रेन की बात करो, यूट्रोफिकेशन की बात करो, या है ना बीओडी की बात करो, सारी चीज़ें पूछती हैं। तो इसका मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सब कुछ रट देना है कि वाटर में फ्लोराइड की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा रही तो नुकसानदायक है, बीओडी कितना जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, या फिर है ना बीओडी कितना होना चाहिए बेसिकली, अगर है ना अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको उसी में, वो सारी बातें आपको सब कुछ एक एक चीज़ इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से रटी होनी चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका तो पका पकाया है ना, ये बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपके हो गए 11th से। 12th में अगर हम चले तो एक चैप्टर जिससे ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि 12 पेपर में भी 18 क्वेश्चन आ गए हैं, राइट, मतलब आपके 6 पेपर, 6 फेब के 6 मार्च के, दोनों मिला के 18 क्वेश्चन आ गए। कौन सा है भाई? कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसके इतने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, किस पे पूछे हैं वो हम अभी देखेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th में। 12th का ये चैप्टर, तो हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक ये चैप्टर हो गया। उसके अलावा कुछ रटने वाले चैप्टर्स अगर हम बात करें, जैसे आपका हो गया भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन निश्चित है, रटना है, नहीं छोड़ना है। चाहे हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ, है ना, उन सब के नाम, कौन सी दवाई किस टाइप की है, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं छोड़ना है बेटा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन निश्चित है, सुनिश्चित है, करना है, नहीं छोड़ना है, आसान चैप्टर है। तो ये हो गया हमारा, जहाँ से कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इन चैप्टर से 3 उधर हो गए, 3 ऑलमोस्ट उधर हो गए। इन 6 चैप्टर से आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम 9 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 6 क्वेश्चन मोरलेस इनसे आए हैं, 5 तो 100%। तो ये चैप्टर जिन बच्चों के मार्क्स फिर जो है हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी ठीक मार्क्स आ रहे हैं तो आप सब पढ़िए, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है जो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो कम स्कोर कर रहे हैं, जो थोड़ा एवरेज टाइप पे ही है, उन बच्चों के लिए। चलिए अब डिटेल्ड एनालिसिस में देखते हैं हम कि इनसे एग्जैक्टली क्या पूछा गया है और क्या छोड़ दिया गया है जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट टर्न पे आ सकता है।
चलिए सबसे पहला चैप्टर अगर हम शुरू करना चाहें तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा अगर हम बात करें तो हमने बात की टेस्ट की, फटाफट बात करेंगे क्या आया है हम ये देखना चाह रहे हैं ताकि आपको एक हल्का आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। टेस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे आपका हो गया भाई लुकास टेस्ट हो गया, टोलेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका विक्टर मेयर या इस टाइप के टेस्ट आपके हो गए, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो ये सब। और बायोमोलिक्यूल्स में जैसे हम बात करते हैं कि ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, सेलिवनोफ टेस्ट, ये सारे आपके पूछे गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। जैसे हमें पता है कि मान लीजिए न्यूट्रल एफिशिएंसी फिनोल देता है, बस इतना ही, कंपाउंड दिया गया होगा, कौन से टेस्ट से पता कर सकते हैं, इससे, इस टाइप का क्वेश्चन। टोलन का एक क्वेश्चन जरूर अच्छा था, ठीक है, तो लेकिन मोरलेस सिंपल क्वेश्चन। तो ये सारे टेस्ट अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, आगे बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी टेस्ट आपके एनसीईआरटी में वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, सारे के सारे आपको बिल्कुल बेटा रटे होने चाहिए, ठीक है, सारे के सारे। चलिए प्यूरिफिकेशन में बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो अभी तक अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी में बेटा अगर हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी में जो आपकी आरएफ वैल्यू होती है, रिटार्डेशन फैक्टर, वहां से अब तक ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर आगे भी आरएफ से क्वेश्चन आएगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने प्यूरिफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी टच किया है, तो हो सकता है कि डिस्टिलेशन नेक्स्ट टाइम पे टच करें। डिस्टिलेशन भी अच्छा खासा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, राइट, तो वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि रिटार्डेशन फैक्टर में क्या क्या पूछा गया, आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में जो है वहां पे जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक आपका आया, फिर इसकी यूनिट क्या होती है ये पूछ लिया, डायमेंशनलेस होता है तो है ना, वहां पे थोड़ा सा स्टेट असर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन इन्होंने डालने की कोशिश की, ठीक है। और आरएफ वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती है, इस तरह का एक स्टेट है ना, 4 इन्होंने ऑप्शन देके आपको वहां पे आंसर निकालने की कोशिश यहाँ पे की है। तो आरएफ वैल्यू पे काफी क्वेश्चन पूछे गए क्रोमेटोग्राफी में। तो मैं कहूँगा डिस्टिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन में कुछ भी हो, आपका ग्लिसरॉल को जो है सोप इंडस्ट्री में स्पेंड डाई से कैसे अलग कर सकते हैं, एनिलीन वाटर मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, कौन सा डिस्टिलेशन मेथड, ये सारा आपको आना चाहिए। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, लसाइन टेस्ट से भी क्वेश्चन आए हैं। अब लसाइन टेस्ट में आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनका हम जो है यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ दिया, एक क्वेश्चन इनका ये हुआ तो कितनी बारीकी में पूछ दिया गया है कि जब आप हेलोजेंस के लिए टेस्ट कर रहे होते हो लसाइन टेस्ट, तो AgNO3 मिलाने से पहले क्या मिलाते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब देखो ये अब ना छोटी सी बात होगी ये, तो ये सब बातें हैं जो आपको बिल्कुल इसलिए कह रहा हूँ कि लाइन टू लाइन सब पढ़ना है। तो यहाँ पे लसाइन टेस्ट में भी मैट्रिक्स मतलब लिस्ट मैच क्वेश्चंस भी आए, जहाँ पे भाई जो अपने अलग अलग हैं, फॉस्फोरस के लिए है, नाइट्रोजन के लिए है, जो सब भी हैं, तो उनके लिए कौन सा मेथड है उस टाइप से जो है इन्होंने लिस्ट मैच कराने की कोशिश की है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया है, ठीक है। जैसे हमने बात की और कहाँ से आ सकता है, तो टेस्ट आपको सारे याद होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा डिस्टिलेशन में आपको बिल्कुल सारा पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी तो हमें पढ़नी है। लेकिन अगेन ये पूरा चैप्टर हमें जो है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने यहाँ डिस्कस ना किया, लेकिन हो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही, फिर आप कहोगे सर आपने तो बताया था कि ऐसा, लेकिन अगेन हमने कहा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, जनरली यहाँ से आ रहा है, लेकिन अब आपकी किस्मत है ना कि जनरल क्वेश्चन आए ना आए, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हो गया पीओसी। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, हम पहले बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में कहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया है ये देखते हैं, ठीक है। हमने बात किया कि कार्बोहाइड्रेट्स में कहाँ से आया है, कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड पे इतने क्वेश्चन पूछे हैं कि जैसे मान लीजिए डाइसैकेराइड कौन कौन से जो एनसीईआरटी में है वहीं से कोई और अलग नहीं पूछा है। जैसे हम बात करते हैं माल्टोज की या फिर सुक्रोज की, या फिर हम बात करते हैं लैक्टोज की, तो यहीं से क्वेश्चन आया है। सुक्रोज पे किस तरह से पूछ लिया गया है, अपने को पता है भाई ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज रहता है सुक्रोज में, ठीक है। तो बोला कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको जो है क्या मिला, 2 रिड्यूसिंग मिल गए, तो कौन सा है वो, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन। एक लिस्ट मैच करा लिया, माल्टोज में कौन कौन से होते हैं, है ना, लैक्टोज में क्या होता है, या फिर आपका जो है सुक्रोज में क्या होता है ऐसे उनके मोनोमर्स क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो उसमें क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, उस तरीके से लिस्ट मैच में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो डाइसैकेराइड या फिर पूछ लिया कि माल्टोज का अल्फा एनोमर जो है बताइए कौन सा वाला होगा, 4 डायग्राम आपको दे दिए, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इन्होंने यार डाइसैकेराइड तो पूछ दिया, लेकिन अगर हम बात करें क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, जैसे ग्लूकोज का हमने जो कहा कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे पता लगा, ग्लूकोज की जो रिएक्शंस हैं, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ जो हो गई, HI के साथ जो हो गई, तो वो सारी अभी तक वहाँ से कुछ भी नहीं पूछा है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है अगेन। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की जो पार्ट है वो पार्ट आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डाइसैकेराइड तो ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी वहाँ से अगर आए तो वो तो मतलब आसान है ना, हमें पता है कि यहाँ से पूछे गए तो वो तो नहीं छोड़ना है जो पूछा गया है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स में यहीं से आ रहा है क्वेश्चन।
प्रोटीन में अगर हम बात करें तो प्रोटीन में दो तीन तरह के क्वेश्चन आया ना। एक तो रिपीट ही हो गया है जो आपका, अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है ना, बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में पूछे कि वो स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एक तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में आ रहा है और एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जहाँ पूछ लिया भाई टायरोसिन क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर टायरोसिन का। तो क्या इसका मतलब ये है कि सर हम सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो रटने बैठ जाएं? जी नहीं, हमें वो याद नहीं करने। एक बार आ गया 12 शिफ्ट में तो हाँ चांसेस कम है कि आए आपकी वाली शिफ्ट में। देखो जिसका किस्मत खराब है उसमें आ जाएगा, लेकिन अगेन वो बहुत कम बच्चों को पता होगा तो उसमें उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सब बच्चों को पता है वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का जो बाइफर्केशन है वो आप याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरा सेक्शन जहाँ से जो टच किया गया है वो है अपने वाइटामिन और एंजाइम। एंजाइम में क्या बात कर रहे हैं हम, जैसे इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, इनका काम क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। वैसा विटामिन में बात करें तो लिस्ट मैच में बी, जैसे एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि जो विटामिन अपना जो है B12 है उसका नाम क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। या फिर और भी बहुत सारे विटामिन दे दिए और उनके करस्पॉन्डिंग है ना लिस्ट मैच करवा लिया आपसे। तो अपने जो है सारे विटामिन अपने को पता होने चाहिए। और ये वाला है ना, जैसे एक आ गया कि भाई फैट कौन सा जो है विटामिन अपना बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो इसमें वही लॉजिक था कि यार दो है भाई, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। जो पानी में सोल्यूबल है वो तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा जल्दी, लेकिन जो फैट सोल्यूबल है वो अपनी क्या है बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन अब तक देखने को मिले हैं। अगेन अब किसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर्स रिएक्शंस हैं उनके लिए। नंबर 2 एसेंशियल नॉन एसेंशियल का जो बाइफिकेशन है वो अच्छे से आना चाहिए आपको। नंबर 3 विटामिन और एंजाइम रटा होना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा हमने बात किया सब कुछ रटना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब कुछ स्मोक में सब कुछ, रिड्यूसिंग स्मोक क्या है, उसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है बेटा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लाइन टू लाइन सब रट लगाओ। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं और चलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें हमने बात किया कि ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन, किसी पेपर में आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 पेपर में, 1-2 शिफ्ट में, 4 से 5 शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन भी ऑन एवरेज इसके देखने को मिले हैं। किसके? कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के। अब कहाँ से पूछे गए हैं वो बने समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन तो 2 से 3 बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है? नाइट्रेशन में, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। नाइट्रेशन में कौन सा क्वेश्चन इन्होंने जो है काफी रिपीट हुआ है, जैसे जो आपका ये वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एनिलीन है और आप इसका क्या है नाइट्रेशन करवा रहे हो, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और आपका H2SO4। तो अपने को पता है यहाँ पे ऑर्थो वाला बनता है, पैरा वाला बनता है, मेटा वाला बनता है। तो जिन बच्चों को याद नहीं है ये अच्छे से अपने को याद होना चाहिए कि भाई कौन सा कितना % होता है। ये 51 हो गया, ये 47 हो गया, मेटा वाला, ऑर्थो वाला 2 हो गया। तो इन्होंने ये पूछ लिया कि यार अगर हम देखें यहाँ पे तो जो मेटा बन रहा है 47, इसके लिए है ना, मतलब क्या हुआ कि मेटा 47 बना। तो अगेन वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि H प्लस लग जाएगा तो है ना, -I की वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग, तो उसकी वजह से 47 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें अगेन बेसिक स्ट्रेंथ वाला हम GOC में कंसिडर करके चल रहे हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है ना। अगर आप NCERT में देखो तो वो इसी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम GOC अलग से पढ़ते हैं तो उसको वहाँ पे हम ले लेंगे। तो हमने कहा नाइट्रेशन हो गया। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। यहाँ पे 4 टेस्ट आपके NCERT में दिए गए हैं, 4 से 5। वो सारे के सारे हमें पता होना चाहिए कौन से किस टाइप की अमीन के साथ टेस्ट देते हैं, कैसा टेस्ट देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कौन कौन से टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से एक तो क्वेश्चन रिपीट हुआ कौन सा, एक तो अपना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है, ठीक है, ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है ना। अपने को पता है कि भाई जैसे आप मान लीजिए अगर 1 डिग्री है तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर अल्कली में सोल्यूबल होता है, 2 डिग्री रिएक्शन करता है, अल्कली में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो सारी बातें। तो एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कार्बिलमिन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इस टाइप का, ठीक है। कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा, कौन सा टेस्ट देगा ये अपना, है ना, कार्बिलमिन टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन। होफमैन ब्रोमाइड, जो आपका अमाइड में जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। और गैब्रियल थैलेमाइड क्वेश्चन दे दिए आपको, और इनमें से कितने कंपाउंड्स हैं जो हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो टेस्ट जो चारों के चारों हैं NCERT में दिए गए, चारों अच्छे से पता होना चाहिए। कितना डिग्री
वाला जो अमीन है वो किसके साथ टेस्ट देगा, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, रिएक्शन कैसे होती है, कहाँ पे किसके कितने मोल हैं, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड में आपको क्लियरली पता होना चाहिए वो बैलेंस्ड रिएक्शन भी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। तो हमने बात किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आया, टेस्ट से हो गए, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, है ना। आप बोल सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आए हैं इन 12 चैप्टर में, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो 100% के। तो डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे किस तरीके का, अगेन अपने को पता है कि होता है कि किसी चेन रिएक्शन में पूछा गया कि आपके पास बेंजीन था, है ना, वहाँ से नाइट्रेशन कराया, रिडक्शन कराया, उसका डाइजोनियम बनाया और फिर वहाँ से कपलिंग रिएक्शन करवा दी, है ना, या डाइजोनियम बनाया, वहाँ से फिर जो है सैंडमेयर या फिर जो है आपने गेटामिन करा दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हैं। अगेन कपलिंग रिएक्शन में फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, बीटा नेप्थोल हो गया, इन सब का आपको आना चाहिए, कलर भी याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं बेटा कहाँ से, डाइजोनियम सॉल्ट से। तो इसी पार्ट में और एक क्वेश्चन एमोनोलिसिस पे भी आया, ये मतलब एक ही है लेकिन मैंने क्यों लिया है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि कितनी बारीकी से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन कि जब हम अल्काइल हैलाइड से, मान लीजिए आपके पास RX है कोई, ठीक है, और आपने NH3 से रिएक्शन करवाई, ठीक है, इसने भाई इस पर अटैक किया, आ गया तो अपना बन गया RNH3 प्लस X-, उसके बाद हम इसकी NaOH से रिएक्शन करवाते हैं ताकि अपने को क्या मिल जाए यहाँ पे बेटा RNH2 मिल जाए, ठीक है। अब वो मिक्स्ड मिलेंगे ऑब्वियसली, है ना भाई, दोबारा अगर अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है चलिए। तो RNH2 मिला है, मान लीजिए, तो हमने कहा बेस अपन यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठ के आ गया कि ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, वो एक लाइन में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, तो जिसकी ऑलरेडी भी सही पकड़ होगी ठीक ठाक, है ना, जिसने अपना दिल दिमाग दिया होगा पढ़ाई में, उसको समझ में आ गया होगा कि यार जो एसिडिक पार्ट है यहाँ से उसको हटाने के लिए अपन ऑब्वियसली एक बेस का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ी बारीकियों से उठ के आ रहे हैं, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, ये चैप्टर तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, नोट्स को पूरा खंगाल मारो, अच्छे से पढ़ दो। हमें बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है, नहीं पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल आ रही है, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए, जैसे पता लगेगा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको छोटी छोटी चीज सारी पता होनी चाहिए, सारी चीज जो है पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। चलिए, तो हमने अब तक बात कर चुके हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑन एन एवरेज हमने कहा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपका आ ही आ रहा है, बायोमोलिक्यूल से अगेन ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आपका, ठीक। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से आप बोल सकते हो 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, मतलब अगर मैं किसी भी इनमें से 2 को मिला दीजिए, तो जैसे मान लीजिए इससे 2 आ रहे हैं, 2 कह सकते हो, 2 या 1, कभी कभी 2 कभी कभी 1, 50-50 चांसेस है, ठीक है। इस टाइप का इसका सीन रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन 100%, ठीक है। तो अभी तक कितना हो चुका है अपना 1 2 3 4 5, है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन 4-5 चैप्टर से ही आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, और एक हमने बात की जो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन भी वहाँ पे जो बेटा आपका आ रहा है, ठीक है। तो एक आपका उस वाले चैप्टर से हो गया, ठीक है, उसको यहीं पे कहीं लिख लेते हैं कि एक आपका हो गया, यहाँ पे चलिए साथ लिख लेते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इसमें अगेन आपकी ड्रग का टाइप, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स, सल्वर्सन हो गया, ठीक है, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटासिड्स, ये हिस्टामिन्स वगैरह, इन सब की ना लिस्ट में से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कौन सी ड्रग किस टाइप का, सीधा जो है मल्टीपल चॉइस में पूछ दिया, उस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगेन आर्टिफिशियल स्वीटनर भी, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं, एलिडियम वगैरह लिस्ट में जो पूछा गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डिटर्जेंट से भी आ सकता है, कहने का मतलब ये है पूरा रटो नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद पॉलीमर्स में तो सिंपल, अगर हम देखें अभी तक कहाँ से आया है, तो ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, रबर, नियोप्रिन, ये सब अभी तक यही 4-5 पॉलीमर्स जो है उन्होंने बार बार जो है पूछे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आपके अभी तक पूछे गए हैं, ये 5-6 टाइप के, ठीक है। इन्हीं को बार बार, ब्यूना एस में जो है एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ गए जो बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है, लेकिन आए हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मिला के जो है आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि अगर आपने ये 4 चैप्टर कर लिए तो आपके 1 2 3 4 5 ये 5 कर लिए तो 5 क्वेश्चन तो निश्चित है ना। अभी तक जैसा पैटर्न रहा है उसके हिसाब से निश्चित है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चन आते हैं और 5 यहाँ से आ रहे हैं, तो मतलब बाकी वेज चैप्टर से आपके ऑन एवरेज मतलब 4 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ बेटा इनको पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पढ़ो मतलब एक एक लाइन, बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बात, उसका हर 3 मिनट में बोल रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ना है इन चैप्टर्स का, तो आप खुद समझ जाओ कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको इन चैप्टर्स का सब पढ़ना है। चलो उसके बाद हम चलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसको जेई में अलग से करा के पढ़ा देते हैं, है ना। कई बार स्किप कर देते हैं क्योंकि बाकी सारे चैप्टर से मिला के ये सारा पोर्शन कवर कर चुके होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस बार जो मेंस है उसने यहाँ से भी
जो है आप बोल सकते हो कि इसका 12 में से मे बी 8 या 9 पेपर्स में इसका क्वेश्चन जो है इस तरीके से इसका कुछ ना कुछ जो है पूछ लिया गया है छोटा मोटा। जैसे मान लीजिए एक तो KMnO4, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा पूछा गया है, KMnO4H+, ठीक है, या K2Cr27, CrO3 जॉन्स रिएजेंट वाला हो गया, ये सारे KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार आया है ना। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनेगा, किसको नहीं करेगा, ये सारी बातें आपकी बहुत बार आई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिडक्शन वाले पोर्शन में, अगर आप बात करना चाहो तो रिडक्शन में बेटा आपका क्या है, LiAlH4 आपका जो है आया है, डाइबल H आपका जो है अभी तक आया है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस में मान लीजिए साइनाइड का करवा रहे हैं या इस तरह का, तो अभी तक तो ये मोटा मोटा पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। अगेन कुछ यहाँ पे जो है बहुत ही ऐसे पूछ लिए जो हो सकता है कि जो जनरली बच्चों को याद नहीं रहते। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो आपका ये क्वेश्चन आ गया था, एक आपको प्रोपेन दे दिया था, है ना, और ये है ना, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड का आपका क्वेश्चन आया था। और इस पे अगर हम देखें तो बस आपको एक अल्केन दे दिया और पूछा था क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल थ्योरेटिकल पूरा रटना है ना, जनरली ये तो बच्चों को बहुत ही कम याद होगा इस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है, ठीक है। तो इस पे भी जो है बिल्कुल बेसिक कोई ऐसा बहुत खतरनाक नहीं, LiAlH4 पता होना चाहिए, NaBH4 डाइबल H वगैरह हो गए आपके, ठीक है। कॉपर हीट वाला आपका जो हो गया वो हो गया, ओजोनोलिसिस वगैरह हो गया, ठीक है। KMnO4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, K2Cr27 CrO3 जॉन्स रिएजेंट, यहाँ सबसे मिला के जो आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चैप्टर भी कह सकते हो कि 70 to 80% चांस है कि यहाँ से कुछ ना कुछ 100% आएगा, ठीक है। 70 to 80% चांसेस हैं इस बात के, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स में, ये चैप्टर अगेन एक क्वेश्चन इसका आया ही आया है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स का एक क्वेश्चन बेटा आया है, तो हमें ये अच्छे से करना है। किस तरह के क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स में पूछे गए हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके जो क्वेश्चन आए हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है, ठीक है, अल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अब आपका वो HX का हो सकता है, H2O का हो गया, ठीक है, या फिर आपका HOX का हो गया, ये सारा। उसमें इन्होंने क्या है अल्काइल शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूछा, एक हाइड्रोजन शिफ्ट का भी पूछा, है ना, एक रिंग एक्सपेंशन जो हो रही थी उस टाइप का पूछा। तो है ना, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट पे आए हैं जहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है, ठीक है, या रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, उस पे आए हैं। तो एक हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है इसमें, एरोमेटाइजेशन, जैसे मान लीजिए आप एक कुछ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का है और इसको अपने को बेंजीन में बनाना है ना, तो पहले इसका साइक्लाइजेशन कराया, तो क्या हम यहाँ पे यूज करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए Cr2O3 हो गया या फिर B2O5 हो गया, है ना, तो ये सारे जो है आपको बेटा बिल्कुल पता होने चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, और एक बार नहीं 2-3 बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास इथाइन है, ठीक है, तो इथाइन से जो बेंजीन बनाते हैं, है ना, ये वाला भी जो है पूछा गया है ना। फिर यहाँ से हो सकता है चेन रिएक्शन में, उसमें यहाँ से नाइट्रेशन करा के रिडक्शन करा के एनिलीन डाइसोनियम कपलिंग, तो उस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। तो ये एरोमेटाइजेशन वाला भी जो है हाइड्रोकार्बन में पूछा गया है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हमने बात की है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हैं। फिर आपका जो एलिमिनेशन वाला है, NaNH2 यूज कर लिया या फिर अल्कोहलिक KOH यूज कर लिया, उस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज किया गया है चेन रिएक्शंस में, तो उस पर भी क्वेश्चन बेटा आए हैं, ठीक है। तो ये है मेजर पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स अच्छे से आंख खोल के देख लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, सारे अच्छे से करने हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे जो क्वेश्चन जहाँ से जिन चैप्टर से क्वेश्चन अपना नहीं आया है या बहुत कम आया है, ठीक है, तो उनकी बात हम करेंगे। बच्चों एक बात छोटी सी बताना भूल गया कि जो हाइड्रोकार्बन से वहाँ पे एक क्वेश्चन से 3-4 बार क्वेश्चन 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, वो है आपका अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हम है ना हैलोजनेशन करते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, वो आपका एक क्वेश्चन वहाँ से भी बना है। तो आपका चाहे आप बात करो NBS की, क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये सारे जो है आप है ना, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला जो है अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, ये वाला भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब तो हाइड्रोकार्बन्स में एक जो पोर्शन छूट गया है थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि है ना, चाहे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करो तो आपका जो FCR जो है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो है, ये आपकी छूट गई हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना, चांसेस है क्वेश्चन आने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस सेक्शन की जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है या बहुत ही नहीं आया है, ऐसा नहीं आया है, लेकिन 12 में से 6 बार, 12 शॉट में 6 बार इस टाइप का कुछ इसका स्ट्राइक रेट रहा है। तो ज़्यादा
फ्रीक्वेंसी नहीं है क्वेश्चन आने की। चाहे आप बात करो सर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से आया 8 से 9 बार, लेकिन अगेन जितनी तवज्जो हम इस चैप्टर को देते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की, और यहाँ 2 चैप्टर की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, अलग अलग पढ़ते हैं हम इनको। तो ये चैप्टर, और इससे अगर हर पेपर में एक क्वेश्चन एटलीस्ट ना आए तो यू वुड बी शॉक्ड, राइट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आने चाहिए इस चैप्टर से, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर है, सबको मजा आता है एल्डिहाइड करने में, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीओसी से बात करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप बात करोगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन आया है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन हमें बहुत खतरनाक एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल। इन्होंने 3 कार्बोक्सिलिक बनाए, है ना, और चौथा इन्होंने जो है फिनोल दे दिया। कार्बोक्सिलिक में इन्होंने उस बेंजीन रिंग में कहीं पे प्लस m वाला ग्रुप डाल दिया, कहीं -m लग रहा होगा, -i लग रहा होगा, वेरी सिंपल, उस टाइप के पूछे, कोई और तो इफेक्ट नहीं, कुछ उस टाइप का नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे 1-2 क्वेश्चन आए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अगेन हमने जो बात की है ना अमीन्स की, जहाँ पे हो सकता है वो 231 या 321 वाला वो कॉन्सेप्ट आपका कहीं पे लग रहा हो, नॉट 321 तो कहीं होता ही नहीं है, 231 या 213 वाला जो है आपका उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया है बेसिक स्ट्रेंथ में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, टोटोमर्स पे जरूर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। टोटोमरिज्म पे आपके जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं कीटोइनोल में। तो कीटोइनोल पे एक जैसे इन्होंने पूछ लिया कि 4 कंपाउंड दे दिए, सबसे ज़्यादा % में इनोल में कौन एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड दे दिया, अपने को पता है इसमें एरोमेटिक बनेगा, फिनोल बनेगा, तो इस टाइप का बहुत ही सिंपल टाइप का, है ना। कुछ ऑप्शन ऐसे भी थे कि जो टोटोमरिज्म शो ही नहीं कर सकते हैं, तो एक इस तरह का आया, और एक आ गया आपका असर्शन रीजनिंग पे, जहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ पूछ दिया कि यार एसीटोन है, जब इसका इनोल बनाओगे तो वो तो बहुत ही कम जो है एग्जिस्ट करेगा आपका, है ना। और अगर आप बात करो वहीं पे एसिटाइल एसीटोनेट की, है ना, तो उसका जो इनोल है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो फिर उसने रीजनिंग में दे दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो ये अपने को पता है ये सारी बातें हैं, ये जो है इसका अगर आप बनाओगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है बच्चों स्टेबल रहता है, 6 मेंबर रिंग बनती है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ये था, इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे गए हैं। तो कीटोइनोल हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जीओसी से पूछे गए हैं। अगेन यस वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पे 3 क्वेश्चन के आसपास आए हैं, तो मतलब कोई 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी तक जो है पूछे गए, 7 होंगे प्रोबेबली, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी तो मतलब उसका स्ट्राइक रेट मैं कहूँगा 80% से तो कम ही है फॉर श्योर, हाँ, हर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में अगेन वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज करा के कुछ उस टाइप का पूछा, कुछ नहीं है, एजुलिन वेजुलिन कुछ नहीं, वेरी सिंपल, पायरोल टाइप के दे दिए, पिरिडीन टाइप के दे दिए, या फिर इस तरह का कुछ दे दिया, मतलब बहुत ही सिंपल जो है आपके, है ना, कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, यहाँ से कौन सी स्पीशीज है, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। अगेन ये तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, वही सबको आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब तब करना है जब आप जो पहले डिस्कस किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पूरा पढ़ चुके हो। अगेन हाँ, एक चैप्टर पे हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और वो है एल्डिहाइड कीटोन्स, तो इसको मैं कहूँगा पढ़ लेना, क्योंकि इसका अभी तक ठीक है उतना नहीं आया है, बट यू नेवर नो, अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ से और क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। तो बाकी सबको तब ही करना जब आप वो सेक्शन कर चुके हो। दिस इज अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग मोर देन से 30-40 मार्क्स इन केमिस्ट्री, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अल्काइल या अलाइल हैलाइड की। तो अल्काइल अलाइल हैलाइड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड पे आप पूछ लिए हैं, और कुछ आपकी वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, वो सब उन्होंने जो है लिस्ट मैच में मैच कराया है, कौन से वुड्स हैं नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से बेटा देखने को आपके मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए तो अगेन स्किप कर सकते हो, अगर आपने वो सब नहीं पढ़ रखा है तो पहले वो पढ़िए, चाहे आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही क्यों ना हो। मैं कहूँगा पहले एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए और फिर इस चैप्टर को करना चाहो तो करो, ठीक है, अगर टाइम है तो करो, लेकिन ऐसा मत करना कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मिस कर रहे हो और ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, नहीं, डजंट मेक सेंस, है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी कंपैरिजन में। तो पहले चाहे वो रटने वाला चैप्टर है, आई नो इट विल टेक यू 1 डे ऑफ टाइम, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन श्योर होता है कि बनेगा भाई। ऐसी ट्रेन पे आगे आपने थ्योरी रट ली तो क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन देख के चमक जाएगा, अच्छा अरे यार हाँ ये था, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स की। तो यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं, जितने जीओसी से आए हैं कंपैरेटिवली, है ना, तो उसी के कंपेरेबल आए हैं, और उतने ही कुछ यहाँ से भी आए हैं। तो यहाँ से किस किस तरह के पूछ रहे हैं। ईथर में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका जो हम वहाँ पे जो हम क्लीवेज पढ़ते हैं, मतलब क्लीवेज कराते हैं, मान लीजिए आपके पास O है, इस तरह का कुछ है, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमने को पता ये बॉन्ड
क्लीव करेगा अपना, जैसे यहाँ पे है ना आपका प्लस लगा तो यहाँ से नहीं कर सकता है, वो सारी बातें। तो वो सारा आपका जो है HI से जो बॉन्ड क्लीव कराते हैं, तो रिएक्शन HI वाली है ना, ईथर को HI से तो ईथर को जो HI से क्लीव कराते हैं, आपकी वो वाली रिएक्शंस आई हैं। उसके अलावा तो ईथर में वो आया है। फिनोल में क्या आया है, फिनोल में आपका एक राइमोटाइमिन पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके अलावा फिनोल में हम बात करें तो एस्पिरिन का जो है दूसरा नाम पूछ लिया, ऑप्शंस देके कि क्या इसका और जो है ना, और दूसरा जो है नाम क्या हो सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया है। उसके अलावा फिनोल में क्या आया है, चलिए ये बात करते हैं, इस तरह का कुछ आया है यहाँ पे। उसके बाद अल्कोहल में अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन पे आपका जो है अल्कोहल में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगेन डिहाइड्रेशन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हो सकता है कि आपका वो है ना कार्बोकेटन डिअरेंजमेंट वगैरह, वो सारा उन सब पे एक दो क्वेश्चन आए हैं, तो वो आए हैं। फिनोल में अगेन इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और एक थोड़ा फिनोफ्थलीन पे पूछ लिया कि अब आपको देखो ज़्यादा तो इस तरह का भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत टफ सब पढ़ने लगे, तो ठीक है एक बार आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, स्किप भी करना होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो हमें पता है कि भाई जो आपका फिनोल है ना, तो ये ऐसे दो लीजिए और यहाँ से वो हाइड्रोजन निकालिए और उन दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो वो फिनोफ्थलीन होता है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया कि यहाँ से अपने को फिनोफ्थलीन बनाना है, तो और 4 ऑप्शन दिए, कुछ फिनोल के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने जो है किसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। बात ये थी कि पैरा में हर जगह कुछ ना कुछ था एक्सेप्ट वन ऑप्शन। अपने को पता है कि पैरा पोजीशन ही यहाँ से जुड़ेगी, तो अगर आपको इतना आइडिया होता तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे कि यार पैरा पोजीशन आपको खाली चाहिए, क्योंकि यहाँ से H निकलेंगे और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे, तब आपका फिनोफ्थलीन बनेगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन डजंट मीन कि ठीक है, तो थोड़ा ये ठीक क्वेश्चन हो गया, ज़्यादातर बच्चों ने नहीं किया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतने तो इस तरह का कुछ जो है ट्रेंड रहा है। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, HI की ईथर से रिएक्शन है ना, ये काफ़ी आ रहा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिए। यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि आप क्या पढ़ लीजिए, है ना, तो कॉल्बे रिएक्शन हो गई और ये सारे जो नेम रिएक्शन, या फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की जो रिएक्शन है आपकी वो हो गई, तो ये सारे आप यहाँ पे जो है बेटा पढ़ लीजिए, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये 3 जो है कॉल्बे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ये सारे तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आ सकता है। अगेन नोट वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है तो उन सबके बाद ही करना है। चलिए एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर बात करें, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 4 कंपाउंड दे दिए, अब ऐसे नहीं कि आपको कंपाउंड बना के दे दिए, उनका नाम दिया गया, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पिरिन, इस तरह से, है ना, पिक्रिक एसिड, और पूछ लिया कि इनमें से किन में COOH ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस कंपाउंड में नहीं है। अगेन जेई में ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी का कॉपी है, उस तरह का एक क्वेश्चन आया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया जहाँ पे इन्होंने जो है इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करवाई, सो फेयर फाइन। और एक हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन जो है उन्होंने लिस्ट मैच में या फिर एसेशन रीजनिंग में पूछ ली। तो नेम रिएक्शन एक बार देख लेना, है ना, किस रिएक्शन में क्या होता है, दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बहुत नहीं आया है। हाँ, अगर आप कहोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ, अगेन हमने उसको जीओसी में कंसिडर किया है, ठीक है। कहना चाहो तो क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक का ही है, तो 2 से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें, एल्डिहाइड कीटोन्स में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उतने नहीं आए हैं जितने इस चैप्टर का नाम है। जैसे 1 या 2 क्वेश्चन एल्डोल पे आए हैं, कैनिज़ारो पे भी एक क्वेश्चन आया है, लेकिन सीधा कैनिज़ारो का नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत जो है एक रिएक्शन, चेन रिएक्शन टाइप था और उसमें कैनिज़ारो का भी पार्ट था, ठीक है। तो एल्डोल का आपका बेटा यहाँ से आया, कैनिज़ारो का आया। अगेन एक एसिटिल फॉर्मेशन पे भी आया, एसिटिल फॉर्मेशन पे भी आया, कुछ ऐसा पूछ लिया, डबल बॉन्ड O R, है ना। और तो यहाँ से अगर आप बात करो तो कौन से वाले कार्बोनिक सेंटर पे जो है आपका, है ना, मतलब ये जो एस्टर वाला है यहाँ पे, या जो ये कीटोन वाला है यहाँ पे, किस पे एसिटिल फॉर्मेशन होगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। वेरी इजी, अपने को आता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया। अगेन प्रिपरेशन पे आ गए, तो प्रिपरेशन जो मेथड्स है इसके बिल्कुल कर लेना बेटा, अब चाहे वो आपकी ऑक्सो प्रोसेस हो या फिर आपकी वो गेटम एंड कोच रिएक्शन हो, ठीक है, गेटम एंड कोच हो या फिर आपकी ऑक्सो हो, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन मेथड्स कर लेना। और एल्डोल करने जा रहा तो पूरी दुनिया को आता है, बहुत टफ नहीं आ रहा है ना। रिंग बन रही है उस टाइप का, 7 मेंबर रिंग बन रही थी एल्डोल में, उस तरह का कुछ क्वेश्चन आया। और कैनिज़ारो बहुत सिंपल था, कुछ खास नहीं था उस क्वेश्चन में, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा अब तक आए हैं, लेकिन उन सब के बाद, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रहा है अब तक ऑर्गेनिक का ट्रेंड, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए जो पहला वाला पोर्शन है, और जो रटने वाले चैप्टर हैं, याद करने वाले हैं, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी NIT में एक सुनिश्चित हो जाए हमारी जगह, तो प्लीज़ बेटा उनको पढ़ लेना। 4 से 5 तीन क्वेश्चन तो आपके पके पकाए हैं वहाँ से। हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एरोडेलाइट और है ना, पॉलीमर्स और आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री,
प्लीज, है ना। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया और हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये सब अच्छे से कर लीजिए सारे चैप्टर्स, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स अच्छे से कर लेना, प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए तो बेटा यहीं पे खत्म होता है अपना ऑर्गेनिक का जो है डिस्कशन। इसके बाद हम शुरू करेंगे आप अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। चलिए तो बच्चों अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगी हमारी कि किन किन चैप्टर्स को तवज्जो दी गई है, किन को नहीं दी गई है। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा कुछ नहीं रहा है। हाँ, आप एक चीज क्लियर कट जो है यहाँ से बोल सकते हो कि जो पी ब्लॉक है ना, उसमें उतने क्वेश्चन नहीं आए जितने आप एक्सपेक्ट करते हो। ऑक्सीजन फैमिली से आए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आए हैं, बोरॉन कार्बन से भी इतने नहीं आए और आपके हैलोजन और जो है आपकी नोबल फैमिली जो है उनसे भी इतने नहीं आए। तो पी ब्लॉक जैसे इतना बड़ा चैप्टर है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार कम से कम 3 क्वेश्चन तो यार, है ना, बोरॉन कार्बन से एक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक, आपका फ्लोरीन और फिर आपका जो है ना मतलब हैलोजन और आपका नोबल गैसेस से एक। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 1.5 टाइप्स, किसी में एक किसी में 2, इस टाइप से क्या है आपके पी ब्लॉक के चैप्टर मतलब क्वेश्चन वहाँ पे रहे हैं। उसके अलावा एस ब्लॉक भी इसी टाइप का रहा है, मतलब 12 पेपर्स जो हमारे हुए हैं उनमें कुछ 9 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि 8-9 क्वेश्चन जो है एस ब्लॉक के आए हैं। तो अगर हम ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब उतनी खतरनाक नहीं पूछी गई है, एस ब्लॉक आया है, ठीक ठाक आया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी तो ऐसा क्या है जहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आए हैं। देखो यार 9 के आसपास क्वेश्चन आने हैं इनऑर्गेनिक के, है ना, 9 या 27 मान लो उस तरीके से। तो 9 के आसपास क्वेश्चन आने हैं हमारे पास। चैप्टर भी अगर हम देखें तो कुछ इतने ही है, तो मोर और लेस सबसे कुछ ना कुछ आया है। लेकिन फिर भी जैसे आप टारगेट करो कि मुझे 9 में से 6 ही क्वेश्चन करने हैं, है ना, पूरा मैं इतना रट नहीं सकता हूँ। तो ऐसा क्या है जो हम छोड़ सकते हैं इस टाइम में? ऐसा क्या है, मान लो अगर पी ब्लॉक किसी ने कहा कि यार मेरे से पी ब्लॉक की इतनी रिएक्शन इतना आई जस्ट कांट डू दैट, है ना, तो क्या है, ठीक है, आपने अगर वो छोड़ा है तो फिर क्या क्या आपको अच्छे से कर लेना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे जो है करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या अच्छे से आया है। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ अपन जो है सीधा एनालिसिस में जाएंगे। तो अगर हम देखें तो मेटलर्जी काफी आया है। तो अगर आप मेटलर्जी और डी&एफ को मिला दो, मेटलर्जी और डी&एफ को अगर मिला दो तो आप बोल सकते हो कि ऑन एवरेज दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब कौन कौन सा सेगमेंट है जो इन्होंने टच किया है? अब ऐसा चैप्टर जहां पे आप बोल सकते हैं कि 2 चैप्टर मिला के 3 क्वेश्चन आ गए हैं। मैं टारगेट कर रहा हूँ 9 में से कुछ 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका हर एक कोना पढ़ डालना है एनसीईआरटी का, तो कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है मोस्टली। तो मेटलर्जी में अगर हम बात करें क्या आया है, तो मेटलर्जी में सबसे पहले तो ऑन एन एवरेज हम बोल रहे हैं कि दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 3 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कभी इसमें 2 आ गया, इसमें 1, कभी इसमें 2 आ गया तो इसमें 1 आ गया, उस टाइप का रहा है। तो क्या पूछा गया है? सबसे पहला जितने भी आपके ओर्स हैं, ठीक है, वो ओर्स और उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो कई बार लिस्ट मैच आ गया है, और है भाई फॉर्मूला है, बताओ कौन सा किसके कौन से और का फॉर्मूला है। या फिर कई बार आपका ऐसा आ गया है कि भाई और है, ये आपका क्या है बेटा, मेटल है, कौन सा मेटल कौन से और में मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो जितने भी आपको लिखवाए गए हैं सारे के सारे बिल्कुल याद करने हैं, कोई नहीं छोड़ना है, सारे के सारे, ठीक है। वैसे तो अगर लिस्ट मैच में क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर 2-3 भी पकड़ लिए तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या पता लिस्ट मैच ना आए, सीधा पूछते। तो और उनके सारे के सारे जो हैं और फॉर्मूला और उनका नाम सारा बिल्कुल प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लिस्ट मैच में ही 3-4 बार आ गया है ये, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं, है ना, आप बात करो वेपर फेस रिफाइनिंग की, आप बात करो जोन रिफाइनिंग की, है ना, अगर हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी पूछी गई हैं। तो आपको ये एक तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी रिफाइनिंग, एक तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कब यूज़ करनी है और कि कौन कौन से मेटल्स के लिए जो हम वो यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि भाई, है ना, ये मेटल है या ये एलिमेंट है, कौन सी आप जो है रिफाइनिंग यूज़ करोगे, कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे रिफाइन करने के लिए, है ना। या ऐसा भी आ गया है, लिस्ट मैच में भी आ गया है कि मैच कराइए भाई, रिफाइनिंग ये मेटल है अपने, कौन सी किसके लिए बेस्ट है। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो हमने कहा कि रिफाइनिंग प्रोसेस जितनी भी हमारी, चाहे वो जोन रिफाइनिंग हो, फेज रिफाइनिंग हो, डिस्टिलेशन हो, और भी जितने तरीके की आपकी हैं, सारी की सारी क्या है हमें पता होनी चाहिए। सब कुछ इन के लिए ये वाली यूज़ करते हैं, इन के लिए ये वाली यूज़ करते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमने कहा दूसरा अपना क्या है, ये वाला सेगमेंट जो है अच्छा होना चाहिए इसमें। और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? एल्यूमिनियम डायग्राम, इससे क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो पूछ लिया गया है, कुल मिला के मेरे ख्याल से 12 में 3, अगर हम बात कर रहे हैं कि यार एक क्वेश्चन इसका आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है एल्यूमिनियम डायग्राम में आए हैं। अब किस तरह के आए हैं, तो एक बात हम बात करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी में भी जितना दिया गया है एल्यूमिनियम डायग्राम, उसका हर एक चीज समझोगे, हर एक चीज। ऐसा नहीं कि मान लो बीच में छोटी सी बात आ गई
और आपको लगा कि यार है ना आधी लाइन में लिखी हुई थी और आपको लगा कि यार ठीक है समझ में नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है, इतना नहीं आया तो बाकी तो मुझे पूरा ही गया है, हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ना है, इट मीन्स आप एक भी लाइन स्किप नहीं करोगे। हर एक लाइन का मतलब आपको बिल्कुल जो है आपके दिल जहन में उतरना चाहिए, हर एक लाइन का मतलब सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें कि एक तो बहुत सिंपल पूछ लिया कि एलिंगम डायग्राम जो है किस एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या होता है ना, तो डेल्टा जी वर्सेस टी, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ लिया। फिर ये पूछ लिया कि भाई एलिंगम डायग्राम आपका है तो जैसे मान लीजिए ऐसी कोई लाइन गई, ऐसे अब्रप्ट जो चेंज आया, जो ऐसे शार्प चेंज आया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो छोटा सा लिखा हुआ है। अगर आपने मिस कर दिया कि भाई यहाँ पे हो सकता है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट उस तरह का, तो वो आप मिस नहीं कर सकते हो ना, मतलब ऐसे स्लोप चेंज हो रहा है तब, ठीक है, ये पॉइंट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और कुछ इस तरह का भी आया है कि भाई मान लीजिए आपके दो कर्व ऐसे हैं, है ना, एक आपका ऐसे लाइन जा रही है, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है। फिर पूछ लिया कि भाई कौन लाइन किस टेम्परेचर के बाद कौन सा मेटल कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है ना। तो ये सारी बातें आपको एलिंगम को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि क्या मतलब है एलिंगम डायग्राम का, क्या बताता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, सब समझ में आना चाहिए। हमें ऐसे वैल्यूज नहीं रटने लग जानी है ना, लेकिन आपको रिडक्शन समझ में आना चाहिए कि कैसे यहाँ से जो है अपन बताता है कि कौन सा फिजिबल है कौन सा नहीं है, ये सारा बेटा आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि दो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन गए हैं जहाँ पे उन्होंने क्या फोर्थ फ्लोटेशन से डिप्रेशन का क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके दो सल्फाइड और है, पहले एक को डिप्रेस किया, दूसरे को फोर्थ के साथ ऊपर लाए और फिर दूसरे को जो है फ्री करा के उसको भी ऊपर लाए। तो उस तरह का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिला डिप्रेशन का। और दूसरा आप तो बेसिकली पूछता कि NaCN साथ रिएक्शन कर डिप्रेशन यूज कर रहे हैं तो कौन सा और है, तो वो सल्फाइड वाला होना चाहिए, उस टाइप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और आपका जो एल्यूमिनियम की जो प्रोसेस की बात करते हैं होल हेरोल्ड, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। तो ये पूछता कि मेल्टिंग पॉइंट को डाउन करने के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं ना, तो क्रायोलाइट एक ऑप्शन में दिया हुआ था, ब्ला ब्ला। तो अब क्या पढ़ें हम, पूरा चैप्टर कुछ नहीं छोड़ना है, सारी डिफाइन, देखो डिफाइनिंग आ गई, एलिंगम डायग्राम आ गया, और वगैरह आ गए, ठीक है ना। और आपका बीच में जैसे मान लीजिए जो कॉपर की मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉपर में नहीं आया तो मेरे ख्याल से वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो प्लीज़ पढ़ लीजिए। हर छोटी से छोटी चीज़ कि भाई हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि है ना कास्ट आयरन हो गया, रोट आयरन हो गया, तो इन सब में कितना % जो है आपका आयरन होगा कार ना, तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सब वो सब, तो ये सब आपको आना चाहिए बेटा। तो मैं कहूँगा मेटलर्जी में कुछ मत छोड़ो, लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है पूरा चैप्टर वो करने में, तो रिफाइनिंग प्रोसेस सारी आनी चाहिए, एलिंगम डायग्राम को पढ़ना समझना सीख लो, और उनके नाम सारे याद कर लो, ठीक है। फोर्थ रोटेशन और होल हेरोल्ड को जो है आप अच्छे से पढ़ लो, कॉपर की मेटलर्जी, ठीक है। तो ये सारा आप कर लो, मोरलेस पूरा ही चैप्टर हो गया है, तो प्लीज़ पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, ठीक। अच्छा, तो दोनों में जाके उन्होंने 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डी एंड एफ। तो डी एंड एफ में क्या पूछा जा रहा है ये समझते हैं। तो डी एंड एफ में अगर हम बात करें तो डी एंड एफ में सबसे एक तो अलॉय फॉर्मेशन जो करते हैं ये डी लोग वाले हैं ना, तो कुछ सीधे पूछ लिए कि जर्मन सिल्वर कौन सा है, गन मेटल में क्या होता है ना, इस तरह के पूछ लिए सीधे उठा के। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अलॉय में कौन कौन से दो मेटल हैं, क्या मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबको पता है कि भाई KMnO4 K2CR RDCN बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पढ़ाया जाता है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सब बच्चों को समझाया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनके रिएक्शन सब आपको आना चाहिए, कलर वगैरह सब पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NCERT में एटलीस्ट अगर आप रिएक्शन आते हैं दिक्कत आते हैं, NCERT में जितने रिएक्शंस हैं वो आप याद कर लो। और अगर इनकी रिएक्शन तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करेगी। आपने देखा कि राहुल सर ने बताया कि किस तरीके से जो है ना, इनमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट में आए हैं। तो अगर आपको रिएक्शन ही नहीं पता होगी तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो जो आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है या रिडॉक्स है, वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो ये वाला प्लीज़ अच्छे से, बहुत अच्छे से, है ना, स्ट्रक्चर से लेके प्रॉपर्टीज से लेके इनके रिएक्शंस, ठीक है, सब करना है ना। यूजेस वगैरह भी लिखे हो तो रट लेना है। चलिए, तो अलॉय पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, है ना। ये तो एक्सपेक्टेड था कि इस पे तो आने ही है डी ब्लॉक से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे किस तरह से इन्होंने जब पूछा है। उसके बाद एक और चीज़, जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया और उसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी कि भाई है ना क्रोमियम है, वो किसी मान लीजिए +3 में है, जो भी है, और उसका बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कि उसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, सॉरी क्या बोले, मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पूछ लिए गए हैं। तो जब तक आपको अगेन राउट सेक्शन कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, फिर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इतने बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको जो है 3D सीरीज का कोई एलिमेंट देगा। उसने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हैं जहाँ पे उसने कहा कि भाई यूरोपियम +3 में है, गैडोलिनियम +3 में है, सीरियम +4 में है, बताइए किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे या किसकी कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो जो आपका F ब्लॉक है
वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखा गया है कि इस वाली रेंज में यहाँ पे एफ ब्लॉक से भी 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हैं, 5-6 क्वेश्चन आप बोल सकते हो। किस तरह के पूछ लिए हैं, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एफ ब्लॉक की जो आपकी 4F सीरीज है उसका आपको अपने को ये तो पता है कि भैया ना +3 इनकी स्टेबल होती है, तो कुछ +4 में भी एग्जिस्ट करते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कौन कौन है जो MO2 में है ना ऑक्साइड वाला इस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे MO2, ऑप्शन डाल दिए। तो 4 से 5 हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेक्शन है एफ ब्लॉक में वो पूरा का पूरा रट लो, कुछ नहीं छोड़ना है वहाँ पे, पूरा का पूरा समझ लो, जहाँ पे समझ सको, समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो, है ना। वैसे समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ जो है, काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेबल है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं हम, ये वाला हो गया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का भी जो है उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। किस तरीके से कि सीरियम जो है +4 में जाता है ना, तो उन्होंने कहा कि CeO2 का यूज हम जो है ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं। अब अपने को पता है इनकी स्टेबल +3 है, ये +4 में है, तो +4 से ये +3 में जाएगा, खुद रिड्यूस हो रहा है दूसरे ऑक्सीडाइज करेगा। तो हाँ, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे SeO2 है वैसे CeO2 का भी यूज जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से भी क्या इनका काफी यूज किया गया है। मान लीजिए कोई +2 वाला है जो +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, +2 भी शो करता है, तो अगर +2 में दे दिया तो अपने को पता +3 में जाएगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में एफ ब्लॉक वाला जो है 4F वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली जो डी वाला है वो तो अपने को करना ही है ना, तो लेकिन स्पेसिफिकली जो एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन वाला है वो अच्छे से करना, और डी में भी जो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है सब अच्छे से जो है अपने को करना है, ठीक है। अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं तो मे बी ये वाला जो सेक्शन है आप इसको और अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ से और उम्मीद है क्वेश्चन ज़्यादा आने के, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा चैप्टर एक तरीके से करना है, लेकिन कॉपर की मेटल जैसे हमने बोली, कॉपर की आयरन की, या फिर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कॉपर वाली जो है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स में बेटा क्या क्या आया है। तो वहाँ पे तो 3-4 चीज़ें हैं, बिल्कुल पूरा जो है मतलब ऑलरेडी क्या है, मतलब सबको पता होता है क्या आने वाला है ना। हार्डनेस पे क्वेश्चन आता है, H2O2 पे आता है और वहीं से आया है ना। तो आप कह सकते हो कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वहीं से क्वेश्चन आया है। एक तो क्वेश्चन हैवी वाटर पे पूछ लिए हैं, लेकिन हैवी वाटर पे उतने नहीं आए हैं जितने इन पे आए हैं। मतलब एक तो क्वेश्चन हैवी वाटर पे आए, बाकी सारे हार्डनेस और H2O2। तो H2O2 में अगर हम बात करें तो H2O2 का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, हर एक यूज आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टीज है, रिएक्शंस दे दी, पूछ लिया किसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन से रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको इन एंड आउट पूरा आइडिया होना चाहिए H2O2 का। काफी क्वेश्चंस आए हैं, काफी आए हैं, काफी का मतलब सर लिटरली काफी आए हैं, ठीक है। तो ये आपको H2O2 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बिल्कुल होना चाहिए। और हार्डनेस में इन्होंने वही है कि टेम्परेरी क्लास मेथड यूज करते हैं, या फिर कार्गन्स प्रोसेस के कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, या आयन एक्सचेंज मेथड पे पूछ लिया है। तो आपको जो है हार्डनेस का भी बेटा अच्छे से जितने भी मेथड्स आपको वहाँ पे हैं सारे के सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए, किसमें क्या यूज करते हैं, कैसे उस मेथड में जो है वाटर की हार्डनेस कैसे दूर हो रही है, क्या वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जा रहा है जो आपका ना, जैसे मान लीजिए CA2+ था तो क्या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जा रहा है, या फिर वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना रहे जा जो वाटर सोल्यूबल हो जा रहा है। तो क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो अपने को जो है इन एंड आउट उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो लेकिन NCERT से बाहर कुछ नहीं आया है। तो मतलब जो है ना, अगर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की बात करें इसमें NCERT से बाहर कुछ नहीं है। तो अगर आप NCERT रट लोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आना है, और वो आपको 4 जो है मार्क्स देके ही जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट है, आई वाटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हार्डनेस एंड अगेन जो है आपका H2O2, इन दोनों को ही अच्छे से करना है, और कर लोगे तो एक क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर अपना हो गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में क्या पूछा है जनरली, बहुत ही आसान, कोई बहुत ही भयानक खौफनाक कुछ नहीं पूछा गया है। आपको मान लीजिए लिस्ट मैच में क्वेश्चन आ गया, 3-4 आपको कॉम्प्लेक्स दे दिए गए, ठीक है। अब CFT के थ्रू आपको पता लगना चाहिए कि इसमें ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, D2sp3sp2 सब हाइब्रिडेशन निकालना, मतलब वो तो VBT एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन वही अगर आपको हाइब्रिडेशन आना चाहिए, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी आनी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, एक Hc/λ सीधा पूछ लिया गया, स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, लैम्बडा वहाँ पे दे दिया गया था आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन बहुत ही बेसिक, मतलब ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। हाइब्रिडेशन इसमें मतलब इतने कॉम्प्लेक्स की आपको कराई जाती है कि मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, ये बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, और ये सबसे बनने चाहिए। नहीं आते हैं तो प्लीज जाके बेटा इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है अपने को। दूसरा आइसोमेरिज्म में कोई बहुत टफ नहीं पूछा है, 2-3 क्वेश्चन आए, उतने नहीं आए। एक तो सिंपल लिस्ट मैच कि भाई किसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म है, किसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है
है ना। इस टाइप के आपसे जो है सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब आपको बहुत खतरनाक प्रैक्टिस नहीं करनी है, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई Ma2 B2 C2 या फिर ये ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स दिया गया जिसके 3 या 4 आइसोमर्स बन रहे थे इंक्लूडिंग उसका ऑप्टिकल भी। तो कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कैसे आइसोमर्स जो है अपन निकालते हैं बेटा, ठीक है ना। वहाँ पे हो सकता है आपका भाई एम्बिडेंटेट हो लिगेंड, तो वो सब भी आपको लेना है फैक्टर में, ठीक है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे अपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये सब रटने की कोई जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे Ma2 B2 C2 या फिर A3 B2 C या फिर ये सब, ठीक है। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन CFT का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और फिर कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है भैया ना, वो आपके T2G और EG में वो सारी चीज़। उसके बाद आपको लिगेंड्स ऑब्वियसली पता होने चाहिए, भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा ये, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो पता ही होना चाहिए, वरना तो हम यहाँ पे फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अपने को लिगेंड का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी क्या है। एक क्वेश्चन आ गया कि जैसे भाई उन्होंने क्या दिया हुआ था, एक कोई मेटल था, इधर मान लो NH3 थे 6 था, ऐसा कुछ मान लो 2+3+ कुछ भी था, ठीक। उन्होंने पूछ लिया कि भाई मान लीजिए अगर आपको ये रिप्लेस करने हैं ये NH3 6 और आपको एक दूसरा लिगेंड दे दिया जिसकी डेंसिटी 2 थी, तो पूछ रहा है कि कितने वो लिगेंड के कितने लगेंगे। भाई यहाँ पे इसकी डेंसिटी 1 है, 6 लग रहे हैं, तो 2 वाले कितने लगेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो वो तब पता लगेगा जब आपको पता होगा कि यार वो लिगेंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी तब पता लगेगा जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो वो स्टार्टिंग वाला फेयर आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। तो ये सब हो गया अपना। और वर्नर थ्योरी भी देख लेना बेटा ना, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि भाई ये है कॉम्प्लेक्स, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, है ना, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन। जैसे एक जो आपका CuSO4.5S2 जो है आपका, उसी में पूछ लिया कि भाई कितने, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, या फिर इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो काफ़ी आसान, लेकिन तो इसका अगर क्रिस्प निकाल कर देखें तो क्या है अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, वो आता है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली निकाल सकते हो, ठीक है। T2G EG में फिलिंग करनी आनी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और अपने को आइसोमेरिज्म का बेसिक मतलब हर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कैसे शो करते हैं और कैसे कैलकुलेशन, बहुत आसान, बहुत भयानक प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगेन, है ना, आई एम रिमाइंडिंग यू, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपका आ ही आ रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आइसोमर्स की कैलकुलेशन हुआ तो वो इंटीजर में चला जाएगा, तो हो सकता है कि फिजिकल का आपको कोई क्वेश्चन ना करना पड़े, वो टाइम कंज्यूमिंग हो और आपका फायदा हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आप, क्योंकि आपको करने 5 ही। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन से आपका एक हाइड्रोजन कंपाउंड से आपका एक आएगा, यहाँ पे H2O2 और हार्डनेस ऑफ वाटर करनी है बेटा। यहाँ पे हमने बात करी नहीं क्या करना है, यहाँ पे और रिफाइनिंग एल्यूमिनियम, ये बहुत मेन है, कॉपर की मेटलर्जी वगैरह देख लेना, ठीक है। ऑल एलिमेंट में भी क्वेश्चन आ गया है, तो देखो रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है ना। तो प्रोसेस में क्या होता है, इन एंड आउट आइडिया ले लेना। मेटलर्जी D&F, मैं ये कहूँगा कि जितना बताया गया वो तो आप करो ही करो, मेटलर्जी में तो सब कर लो, है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, और अगर ये है और 2-4 चीजें और जोड़ दो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मेटलर्जी को पूरा कर लेना है अपने को, क्योंकि मेटलर्जी D&F 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अपने, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन से बन रहा है, एक कोऑर्डिनेशन से बन रहा है, अपने 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब अगर आप 2 क्वेश्चन और कर देते हो इनऑर्गेनिक से, तो बताओ आपने मतलब 9 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्योंकि अच्छे से पढ़े हैं तो आप जो है नेगेटिव नहीं होगा, इसकी भी जो है ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पे रहा है, पूरा इनऑर्गेनिक आपके सामने बिखरा हुआ नहीं था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें जो बहुत ही बेसिक 2 चैप्टर हैं अपने बेटा, पीरियोडिक और अपना केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही आसान चीज़ें पूछी गई हैं। पीरियोडिक से बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपसे पूछ लिया गया है, एक जो है रो के एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, फिर आपको देखना होता है वो हाफ फील्ड है तो भाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी उसके एडजेसेंट वाले से, तो वो कॉन्सेप्ट पे फुल्ली फील्ड है तो आपको पता है उसकी काफ़ी हाई होगी, तो वो एक अरेंज करना था, एक रो के एलिमेंट्स दे दिए गए, या फिर आपको एक लिस्ट मैच दे दिया गया, 3 एलिमेंट्स इधर दे दिए, है ना, 3 मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इधर दे दी, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कोई फुल्ली फिल्ड है तो उसकी ज़्यादा होगी, है ना, या फिर कोई अगर नॉर्मल है, तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट पता कर पाओ, वहाँ से करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, या आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी कैसे मैच होगी। तो उस तरह से पूछे गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस अलग अलग फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आ रहा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे क्वेश्चन आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, ये हो गया, और फिर उनमें जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपका F- Na+, Mg2+,
है ना, Al+3 ये सब, इनमें अपन जो है साइज कंपैरिजन जो करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, उस पे भी क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। तो बहुत बेसिक, ये तो मतलब कोई इसमें तो कोई महामंत्र नहीं है, कोई बहुत टफ चीज़ यहाँ पे आपसे नहीं पूछी जा रही है, बहुत ही आसान चीज़ जो बेटा पूछी जा रही है। तो हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको देखनी आनी चाहिए, उनमें आपको साइज कंपैरिजन बहुत ही आसानी करना आना चाहिए। उसके बाद सेम चीज़ जो हम बात करते आ रहे हैं डी एंड एफ में, जो हम बात करते आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, आपको मैग्नेटिक मोमेंट जो है निकालनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आना चाहिए। तो वो तब ही आएगा जब आपको ऑब्वियसली पहले तो बताना चाहिए भाई किस ब्लॉक का कहाँ पे है, ठीक है, वो याद होना चाहिए पूरा, है ना, इस ब्लॉक में है, इसके बाद ये आता है, तो आपको वो एटॉमिक नंबर याद होगा तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो पूरा याद कीजिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ एफ ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है यहाँ से किसी एलिमेंट का आपको किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में देके M+4+3 में दे दिया, एफ ब्लॉक का है 4f का, और आपसे बोल दिया कि भाई इसकी बता दीजिए कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो 4f है उसके तो आप देख लीजिए, एक टेबल दी हुई है, एक टेबल दी हुई है आपको, जिसमें इधर आपके सारे f के हैं इधर, फिर इधर बोला गया है कि +2 में +3 में क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, +4 में कौन कौन शो करते हैं, जो M O2 बनाते हैं उनका यहाँ पे आपको दिया गया है क्या कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो वो टेबल, तो ऐसा नहीं कि जो टेबल्स आपको दी गई है वो यूजलेस है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। इस बार 2-3 क्वेश्चन तो आपके सीधे टेबल से उठ के आ गए हैं। जैसे एस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो फ्लेम टेस्ट पे तो ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा एलिमेंट आपका कौन सा कलर देगा, है ना, वो नहीं, उन्होंने वेवलेंथ दे दी और फिर पूछ लिया कि भाई अब बताओ, अब मैच करो। तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर वो तो आसान है, इसमें क्या है, विबग्योर हमें पता है रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो कौन कैसा कलर देता है ये हमें पता है, मैच करा सकते हैं। नहीं, आपका आंसर गलत आएगा, मैच नहीं कर रहा है। तो वो सीधा का सीधा उठा के उन्होंने क्या है वो टेबल ही चिपका दी है। आप देखोगे एस ब्लॉक में है वो, तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन उठाया है। तो जो टेबल्स आपको दी हुई होती है बीच बीच में, जिन चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वहाँ पे अगर कुछ इस तरह की टेबल हो तो प्लीज़ बेटा एक बार उस पर नज़र डालें, थोड़ा उसको एनालाइज करें कि क्या एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं, कुछ ट्रेंड वहाँ पे बन रहा हो तो उसको समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो 5-6 चैप्टर हम बात कर रहे हैं, जो 5 चैप्टर्स हैं, इनका तो हमें पत्ता पत्ता रट देना है। अगर आप पत्ता पत्ता नहीं रट पा रहे हो तो एटलीस्ट जो आपको बताया जा रहा है वो तो आपको याद करना ही करना है। अगेन इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट रेंज 30 to 40, try to do these things first and then the other stuff, ठीक है। अच्छा, तो पीरियोडिक में हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उनका साइज, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है वो हमें पता लगानी है। उसके बाद हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक कौन से हैं, सीधा ये पूछ लिया गया, है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हैं, खैर वो तो चलो नाइट्रोजन फैमिली की बात हो गई, है ना, एम्फोटेरिक कौन से हैं, मेटालिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, तो वो बहुत ही आसान है। तो वो नेचर ऑफ ऑक्साइड से भी क्वेश्चन आया है। तो आपको एम्फोटेरिक सारे याद होने चाहिए, जो आपको ट्रिक बता रखी है आशीष सर ने या जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है, तो वो आप उस ट्रिक से सारे एम्फोटेरिक प्लीज रट लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पर आपने बताया कि भाई मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा, नॉन मेटल का है तो एसिडिक होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो वो तो हम कर ही लेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट्स इट, है ना, और ये बहुत आसान है। चलिए इसके बाद 2-3 चीज़ें, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ से भी जनरली क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 12 में से 10 बार तो क्वेश्चन आया ही। तो अगर ऐसा है तो चांसेस हैं कि आए, है ना। अब अगर आप 2 स्लॉट में पढ़ जाते हो जहाँ पे नहीं आए तो भगवान से दुआ करो, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 5 चैप्टर्स हैं, अगर आप ये 5 चैप्टर्स भी कर लेते हो बेटा, और केमिकल बॉन्डिंग का फेयर आइडिया सबको रहता है, तो वहाँ से भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहा है अगेन, है ना। हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें कितने लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे, क्या ये लीनियर स्पीशीज है या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इतना सिंपल जो है मटेरियल वहाँ से पूछा जा रहा है, तो अगर आप उसको भी मिला दो तो मेरे ख्याल से आपके 100% यहाँ से मतलब 7 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं फिर, है ना, इफ यू ऑल्सो इंक्लूड केमिकल बॉन्डिंग। और अभी तक हमने ब्लॉक केमिस्ट्री की बात नहीं की है, मतलब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो इतना बड़ा सार है 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसकी बात हमने अब तक की नहीं है। तो उसको छोड़ के हम बता रहे हैं कि अब तक का जो ट्रेंड है, उनमें 7 क्वेश्चंस तो इन सब चैप्टर से बन ही रहे हैं, और वो भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ आपसे पूछ लिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे मतलब अब देखो हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बार आ रहा है अलग अलग जगह। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फंडा तो सेम ही है ना यार, अब थोड़ा बहुत इधर उधर है, हाँ वहाँ पे CFT लगानी है, वो सिंपल कैलकुलेशन से हो जाएगा VBT से, तब हाइब्रिडेशन के लिए तो VBT लगानी है, लेकिन है ना, मतलब CFT से भी कई बार आपको EG/D2G पूछ लिया तो वो सब करने के लिए। लेकिन मोरलेस मैं कहूँगा अगर आप बेसिक पकड़ अगर आपकी इनऑर्गेनिक में है तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो, नहीं है तो जाके जो आपको बताया गया है इन सबको स्पेसिफिकली आप इन सारे जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं इन टॉपिक्स को बेटा अच्छे से कर लीजिए। अब तक का ट्रेंड ये रहा है और होपफुली आगे भी यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब भाई कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल ही जो छुपे हुए टॉपिक्स हैं उनसे पूछ ले, मेटल कार्बोनिल जैसे हो गया, आया है वहाँ से एक क्वेश्चन, है ना,
Mn2CO10 में पूछ लिया कि कितने ब्रिजिंग यहाँ पे CO होंगे, तो वो सब भी है लेकिन वो बहुत रेयर है। अब हम ऐसे रेयरिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बहुत ज़्यादा आया है, क्या कॉमन रहा है सारे पेपर्स में, वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ से आता है तो वो नहीं छूटना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये सारी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने थोड़ा बहुत छोड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग और US ब्लॉक छोटा हुआ है। ठीक है, S ब्लॉक और P ब्लॉक, तो उसमें वो ज़्यादा नहीं आया। एक बार देखते हैं वहाँ से क्या क्या आया है और कितना आपको पढ़ना है, ये डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वहाँ से क्या क्या आ रहा है। इनको देखो, बॉन्डिंग को तो नहीं छोड़ना है ना, बाकी हम अगर ब्लॉक केमिस्ट्री को, वो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब अगर आप केमिस्ट्री में 100 में से 30 नंबर ला रहे हो, आप 40 नंबर ला रहे हो, तो अगर आप छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अगर आपको लग रहा है कि सर P ब्लॉक नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वो कर लेना जो बताया है, ऐसा ना हो कि P ब्लॉक भी छोड़ दो, वो सारा भी छोड़ दिया, सर नंबर नहीं आ रहे, फिर नहीं आएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से P ब्लॉक आप तब स्किप कर सकते हो अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पता नहीं इसमें कहाँ से क्या पूछ लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो बच्चे इसको 40-45 वाले स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बोल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वही हाइब्रिडाइजेशन, वही सेंटर, अब वो आपको निकालना आ गया क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं, वो सारी कैलकुलेशन, लीनियर स्पीशीज है या नहीं है, वो सेम थिंग, बहुत आसान है ना। ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक ही है, बस वही अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा देख लेना। ठीक है, और एमओटी से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ा गट फील है कि यार एमओटी से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं नेक्स्ट उसमें, तो इसमें मैं कहूँगा कि एमओटी थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लें, है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं हुए हैं, तो एमओटी वाला थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए, है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग की हमने बात की, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, वही हाइब्रिडाइजेशन, वही सब है ना, कोई ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया, है ना, फिर एमओटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो उन्हीं सबसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन एमओटी से नहीं आया है तो थोड़ा और अच्छे से कर लेना। चलिए, एस ब्लॉक में अगर हम बात करें क्या आया है एस ब्लॉक में और क्या कितने आए हैं, तो इसको भी आप बोल सकते हैं बॉन्डिंग का भी एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। ठीक है, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक में क्या आया है अब तक, तो आपकी जो अमोनिया रिसोल्वर प्रोसेस जो है वहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सोल्वे से क्वेश्चन आया है आपका 2 बार तो आया ही है। ठीक है, एक बार जहाँ पे उन्होंने बाई प्रोडक्ट पूछ लिया था और एक बार और उन्होंने शायद कौन से स्टेप गलत है ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, तो सोल्वे प्रोसेस से भी क्वेश्चन आपका आया है। इसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे इस ब्लॉक में कहाँ से क्वेश्चन आया है आपका, जो लास्ट वाला जो आपका सेक्शन है जहाँ पे हम बात करते हैं, एक आपका फ्लेम टेस्ट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे, है। तो जैसे दे दिया कि भाई सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम इधर दे दिया 243, 746 इस तरह से, है ना, उसको मैच कराना था। तो अब कहीं आप विबग्योर से करा तो आंसर गलत आएगा, सॉरी, बट नहीं आ रहा है उससे आंसर। ठीक है, तो वो सीधा टेबल उठा के दे दिया था आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सर क्या हम हर टेबल में ऐसे वैल्यूज रटने लग जाएं, नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसा आ गया किस्मत खराब समझ के, सबकी किस्मत खराब, एवरेज जनता की तो खराब ही होगी, 2 से 3 मतलब % अगर कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नहीं हुआ अपने से, क्योंकि अपन ने नहीं रटा था, उतना नहीं रटना है। ठीक है, प्लेन टेस्ट पे आ रहा है बेटा, इसके अलावा सॉल्व हो गया। तो लास्ट वाला है ना जहाँ हम बात करते हैं भाई जिप्सम हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, और आपका क्या है ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब, तो वहाँ पे लिस्ट मैच टाइप का क्वेश्चन आपका जो है बना है, तो ये सब पूछा है। ठीक है, अब क्या क्या अच्छे से करना है, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं अपन, सॉल्व दोबारा अच्छे से कर लेना, NaOH का आप पढ़ लेना एकदम अच्छे से। ठीक है, कार्सना केरल से वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, सॉल्व हो गया, NaOH हो गया, और आप क्या करोगे लिक्विड अमोनिया वाला जो पोर्शन है अपना, ठीक है, वो वाला अच्छे से करोगे। तो ये 3 चीजें आप अच्छे से कर लो, बाकी ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखो आपको आनी चाहिए, है ना, कि भाई बहुत ही बेसिक अगर हम बात करें साइज, डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब तो उतना आपको आना चाहिए बेटा, वो तो लॉजिकल है, और उतना, है ना, मेटलिक बॉन्डिंग कैसे होती है वो सब हल्का फुल्का, बस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन है। ठीक है, बाकी कुछ आ गया तो चिल है, अपन छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हम बाकी सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इतना कर लीजिए, 3 चीजें 4 चीजें, ठीक है, यहाँ से आया अपन बनाएंगे क्वेश्चन, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक में क्या आया है एक बार ये बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले की 17-18 जो है, तो हेलोजन में एक तो जो आपका ज़ेनॉन फ्लोराइड्स है उनके हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो अगेन इंपॉर्टेंट है, वो तो आप कर लेना अगर कर पाओ तो। ठीक है, तो ज़ेनॉन के जो फ्लोराइड्स है उनका हाइड्रोलिसिस पे एक क्वेश्चन आया आपका, शायद FCF6 था। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ ली है, F2 है, Cl2 है बेटा, Br2 है, I2 है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बता दीजिए। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी पूछ ली है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी यहाँ पे भी पूछी है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन फैमिली की पूछी है।
अलग अलग पेपर्स में ऑफ कोर्स, ठीक है। तो लेकिन वो सब अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारा पोर्शन आप जानते हो क्योंकि वो आपका पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। तो पीरियोडिसिटी में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना आता है, क्योंकि वहाँ पे भी ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि भाई है ना, जैसे बॉन्ड डिसीजन एनर्जी की बात करें तो ये भी आप कर सकते थे। अपने को पता है कि R1 लोन पे रिपल्शन वाला है तो इसकी कम हो जाती है, ब्ला ब्ला। तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी पे क्वेश्चन आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो कुछ यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये जनरल वाला अच्छे से कर लो, ठीक है। और बाकी कुछ प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आएगा तो अपन कर देंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन बात करें तो ये अच्छा खासा आया है, मतलब ये ठीक ठाक आया है, ठीक है। तो इसकी बात लास्ट में करते हैं, पहले बोर्ड कार्बन को देखते हैं। कार्बन में क्या आया है, एक CO की प्रिपरेशन पे आ गया है, एक फुलरीन के बारे में पूछ लिया है। अब ऐसा नहीं पूछा है C60 है ना, उसमें पूछ लिया कि 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग कितनी होती है, वो तो आसान है। 5 मेंबर के अराउंड कितनी 6 मेंबर रहती है ना, 6 मेंबर के अराउंड कितनी 5 मेंबर कितनी 6 मेंबर रहती हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या पूछी है, तो ये सब NCERT में है, NCERT से बाहर तो अगेन नहीं है, लेकिन बहुत थ्योरेटिकल टाइप का हो गया, वो पूरा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन तो इस तरह का क्वेश्चन कार्बन फैमिली से आया बेटा। और बोरॉन फैमिली से बात करें तो बोरेक्स वीड पे पूछ लिया है उन्होंने, बोरेक्स वीड पे आपका क्वेश्चन आया है। उसके अलावा आपका B2H6 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप क्या याद कर लेना, अगर आ गया तो अच्छी किस्मत रहेगी। H3BO3 कर लेना और बोरेक्स जो है उनका स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट कर लेना। हम बोल रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेना। उसके अलावा हम बोल रहे हैं कि जो आपका जो साइज है, लेकिन ये तो अगेन पीरियोडिक टेबल में आ जाएगा, है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, जो ये 13th ग्रुप है, इसका साइज और अगेन आयनाइजेशन एनर्जी, ये अगेन पीरियोडिक में मान के चलना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब आता होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में क्या आया है, अगेन ऑक्सो एसिड्स ऑफ आपके जो है बेटा फास्फोरस वाले जो है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिए। एक जगह पे आपकी एक टेबल है NCERT में जहाँ पे सारे ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के और प्रिपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं। तो उन्होंने PCl3 और S3PO3 की जो है रिएक्शन हमें पूछती है एक जगह पे, ठीक है। तो उस टाइप का भी आया है, लेकिन ठीक है, अपन मान के चल रहे हैं कि वी आर स्किपिंग ऑल ऑफ दैट, है ना। लेकिन बहुत ही बेसिक, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ऑक्सी एसिड्स की तो वो निकालनी आनी चाहिए, इतना बेसिक क्वेश्चन वी आर नॉट गोना मिस, ठीक है। नाइट्रोजन में जो NO, N2 और ये सारे जो N2O3 वगैरह N2O5 इन सब के, तो उन सब के क्या है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में ही एक जगह पे जो है सल्फर की जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। स्टार्टिंग में आए थे जो फेब वाला अटेम्प्ट था, अल्फा और बीटा फॉर्म जो है उनमें इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आया था। लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ कि क्या किस तरह का रहा है, तो बहुत ही जो है स्कैटर्ड सा रहा है, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, ठीक है। तो लेकिन अगेन यहाँ पे आप कम से कम बोरेक्स S3PO3 वाला कर लेना और साइज वाला तो पीरियोडिक में हो जाएगा, दैट्स फाइन। हाइड्रोलिसिस ज़रूर फ्लोराइड्स का कर लेना और यहाँ पे ओजोन और O2 जो है उनकी प्रिपरेशन वाला जरूर देख लेना, ठीक है। अभी तक जो आया वो तो ठीक है, O3 और O2 की जो है प्रिपरेशन। और लिस्ट मैच में कई बार वो सब आ जा रहा है, हेबर्स प्रोसेस में क्या है भाई, किसके लिए यूज करते हैं, क्या बनता है, कौन सा कैटलिस्ट है, ऑस्ट्रल प्रोसेस में क्या है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं जो ये नाम वाली हैं सारी आपकी, है ना, हेबर्स हो गई, ऑस्ट्रल हो गया, है ना, डिकन्स प्रोसेस, ये सारी जो है आपकी। तो ये सब आप बेटा ये पता होना चाहिए कि क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है इन सब में, क्या कैटलिस्ट है, कि उस पर कुछ आया, बहुत ही बेसिक है क्योंकि, है ना। तो लिस्ट मैच में अगर आ जाए तो हमें मिस नहीं करना है बस। तो इस टाइप का कुछ ट्रेंड रहा है, ट्रेंड तो कुछ नहीं है, में तो अलग अलग कुछ पूछ रखा है, ठीक है। लेकिन इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप स्किप कर सकते हो, पहला वाला अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अपना जो है बेटा खत्म होता है इनऑर्गेनिक का भी जो है एनालिसिस, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपको बताया गया है आई होप आपकी ये हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपके मार्क्स 20-30 नंबर जो है कम से कम बढ़ें केमिस्ट्री में, वो हमारी जो है यहाँ से मतलब आशा है। और कुछ भी डाउट है, जैसे राहुल सर ने बताया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछिए प्लीज़। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगला कोई भी टेस्ट का डिस्कशन जो होगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।